अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया नज़ीर और मैं हूँ अली डार और मैं हूँ आयशा सलमान। और व्यूअर्स, आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये कि एक तरफ अवाम सरापा एहतजाज हैं बिजली बिलों पर, तो दूसरी जानिब निगरान गवर्नमेंट की जानिब से यकीन दहाइयाँ करवाई जा रही हैं कि इस पर काम किया जा रहा है। IMF से बातचीत भी चल रही है, मुमकिन तौर पर कोई रिलीफ मिल सकता है आवाम को। लेकिन IMF ने जो खबर दी है वो कुछ अच्छी नहीं है। IMF ने कहा है कि जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको आप वक्ती तौर पर रिलीफ दे दें, और वो रिलीफ भी सिर्फ ये है कि बिजली बिलों में कमी नहीं होगी, बिजली टैरिफ में कोई कमी नहीं होगी, सिर्फ किस्तों में बिल अदा किया जा सकेगा। और जो 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनका बिल तकरीबन 28 से 30 हज़ार बनता है, उनके लिए अभी फिल वक्त कोई रिलीफ गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। और IMF ने एक और बड़ा अहम मुतालबा कर दिया। एक तो डू मोर का मुतालबा किया IMF ने गवर्नमेंट की जानिब से कि जो बिजली चोरी हो रही है उस पर आप लोग काम नहीं करते, वो ख़त्म करें पहले, तो फिर लोगों को बिल अदा करने में शायद कोई रिलीफ मिल सकता है। उसके साथ साथ गैस के हवाले से भी बड़ा अहम मुतालबा सामने आ गया, और ये कहा जा रहा है कि जो गैस टैरिफ है उसमें भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया गया है। यानी बिजली सस्ती करवाने गए थे हम IMF के पास, और अब खबरें ये हैं कि गैस भी महंगी कर दी जाएगी IMF की जानिब से। 200 यूनिट तक जो बिजली सारिफीन हैं उनका बिजली का बिल बनता है तकरीबन 7 से 8 हज़ार। उनके लिए अभी फिल वक्त ये रिलीफ है कि वो अपना बिल किस्तों में अदा कर सकेंगे। पाकिस्तान और IMF का बिजली के बिलों के हवाले से राबता। IMF ने बिजली बिलों में मामूली रिलीफ देने की रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक नए प्लान के तहत तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। बिल किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन मुस्तफिद हो सकते थे। ज़राए का कहना है कि IMF ने बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब IMF ने डू मोर का भी मुतालबा कर दिया। महंगाई में पिस्से अवाम पर गैस बम फेंकने की भी तैयारी। IMF ने 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। गैस टैरिफ में इजाफा वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। अच्छा, जो खबरें हैं, जो इत्तलात हैं वो ये हैं अली डार, और हमारे साथ मौजूद है मारिया भी। मारिया, इत्तलात ये हैं कि अभी तक जो 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं बात तो चल रही है लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं दी है, यानी ये मामला भी वफाकी काबीना में भी जाएगा। ऐसा ही है, और इस पे आई गेस लोगों की राय लेना भी बड़ी ज़रूरी है कि लोग इस पे क्या समझते हैं, इस जो एक सजेशन गई है उस पर क्या समझते हैं, और क्या हुकूमत इससे ज़्यादा भी डिमांड कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। क्यों मारिया, देखें ये चीज़ जो आयशा ने एक्सप्लेन पूरा कर दी नाज़रीन को। मेरा ख्याल है कि हमने पहले भी प्लान जो पेश किया आयशा IMF को, वो प्लान हमारा मुस्तरद हो गया। फिर हमने दूसरा प्लान रिवाइज़ करके भेजा, उसमें भी जारी बात है कोई मसले मसाइल थे, उन्होंने उसको भी मुस्तरद ही कर दी एक तरह का, क्योंकि सिर्फ 200 यूनिट वालों को रिलीफ देने की बात की जा रही है, और ये भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो 400 यूनिट वाले हैं उनका इसमें कोई सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो 400 यूनिट वाले कर रहे हैं, जिनका पहले बिल आता था 14-15 हज़ार, वो 28 से 30 हज़ार तक उनका बिल आ रहा है, और उनको किस्तों में ये बिल अदा, और ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये मिडिल क्लास लोग हैं। आप लोअर मिडिल कह लें, अपर मिडिल कह लें, अपर मिडिल का तो चलो इससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, इस पर अभी सूरत हाल ये है कि जो निगरान वज़ीर तवानाई है मोहम्मद अली, उन्होंने कहा है कि जो बिजली चोर हैं जब तक वो नहीं पकड़े जाते, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम तो करेंगे, लेकिन जब तक बिजली चोरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती तो वो लोग जो बिजली का एक एक यूनिट ख़रीदते हैं तरीके से, रियासत को कीमत अदा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा सफ़र हो सकते हैं। यानी बिजली चोरी करे कोई और भरे कोई, ये वाली सिचुएशन उन्होंने अभी निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बयान की है। रिलीफ के लिए जो है राब्तों के लिए भी जो है जो राब्ते चले उसकी एक हिस्ट्री भी हम जरा नाज़रीन को बता देते हैं कि बिजली बिलों पर रिलीफ IMF से कब कब राब्ते हुए हैं। 27 अगस्त को बिजली बिलों पर आवाम बिलबिलाए तो निगरान वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास बुलाया, फैसला ना हुआ, और साथ ही साथ फिर इसके बाद हमने देखा कि 29 अगस्त निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ, 400 यूनिट तक बिल एक साथ में लेने का फैसला हुआ है, जबकि रियायत IMF से मशरूत की गई है। इसी के बाद हमने देखा कि 30 अगस्त हुकूमत ने IMF से प्लान शेयर किया, रिलीफ की शक्ल में 6-6.5 अरब की सब्सिडी का। बताया कि IMF ने सब्सिडी टैक्स से मशरूत करके तहरीर प्लान जो है वो मांग लिया है। बिल्कुल, 3 सितंबर IMF से हुकूमत ने दोबारा रब्ता किया, 300 यूनिट पर 3,000 रुपये कमी का प्लान शेयर किया गया। IMF ने प्लान मुस्तरद कर दिया, हुकूमत ने नई तजावीज़ दी। फिर 7 सितंबर IMF ने 200 यूनिट तक सार्फिन को बिल एक साथ में वसूल करने पर रजामंदी इस हवाले से जाहिर कर दी।
अच्छा, ये जो रिलीफ है जिसकी बातें हो रही हैं कि सिर्फ 200 यूनिट वाले जो बिजली सार्फिन हैं जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, पहले ये बातें हो रही थी कि उनको उन पर जो टैक्स लगाए गए हैं, जो 48% बिलों में टैक्स लगाए गए हैं, उसमें कोई कमी की जा सके। इस पर निगरान गवर्नर इनकी जानिब से भी बात आई थी। निगरान गवर्नमेंट को उन्होंने कहा था कि जो सेल्स टैक्स लगाए जा रहे हैं वो बिलों में कम कर दे, ख़त्म ना करें लेकिन उसको थोड़ा कम कर दें। ये सारी तजवीज़ IMF के सामने रखी गई थी, लेकिन IMF है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ अपने जिस तरह से IMF पैकेज की तरफ हम गए और IMF पैकेज मिलना कितना मुश्किल था अली, वो आप बताइए कि उसके बाद अभी जो सिचुएशन है कि अभी लग ये रहा है कि आवाम को फिल वक्त कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें टोटली IMF के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि हम IMF से हमें दूसरी बार जो है बेसिकली अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। जब इजलास हुआ, एक मुलाकात हुई आर्मी चीफ की ताजरों के साथ, तो उसमें ये चीज़ भी ज़ेर बहस आई, ये भी डिस्कस किया गया हमारे उसमें कि हमें टोटली IMF के ऊपर रिलाई नहीं करना, हमें कुछ अपने मामला जैसा सरमायाकारी अगर पाकिस्तान में आती है तो डेफिनेटली बहुत सारे मामला तो उससे जो है वो बेहतर हो सकते हैं। तो हम सिर्फ फोकस करके बैठे हैं कि IMF हमारे बिजली के बिल कम कर देगा, लेकिन ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी ऐसे है कि बहुत से लूप होल्स हैं कि जिसकी वजह से हमें जो है IMF के पास जाना पड़ता है, वरना यकीनन कोई भी कंट्री IMF के पास जो है वो जाना नहीं चाहिए। तज्जियाकार हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से जो बातें चल रही हैं रिलीफ की, अभी हमारी मईशत इस कंडीशन में नहीं है कि इमीडिएटली कोई रिलीफ दिया जा सके। यानी बिजली चोरी, जो कल फिगर्स भी कुछ सामने आए थे, उन्होंने फिगर्स बताए थे, तकरीबन 700 अरब की बिलिंग में 500 अरब का नुकसान हो रहा है। यानी अंदाजा करें, और जब तक वो रिकवरी नहीं होती है जो बिजली चोरों ने जिनकी जानिब से की जाएगी रिकवरी, उस रिकवरी तक कोई भी आवाम को रिलीफ बिजली नहीं चोरी की मिलेगा। बात की है, आज ही हम लोगों ने 12 बजे की बुलेटिन में भी ये ब्रेकिंग दी थी कि मुल्क में बिजली चोरी करने वाले इलाकों की जो है तफसीलात सामने आई हैं कि दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग डिया खान में एक साल दौरान बिल ही जमा नहीं करवाए गए। तो ये तो सूरत हाल है यहाँ पर। यानी बिजली चोरी एक अलग मामला है, और कुछ ऐसे भी सार्फिन हैं जो बिजली बिल अदा नहीं करते, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सालों साल अपना बिल अदा नहीं करते। शांगला, टांग, बन्नू, डिया खान में 10% कुंडा कल्चर चल रहा है, वहाँ पर कुंडे डाले जाते हैं। ज़िला हैदराबाद में बिल जमा कराने की शरह सिर्फ 5 से 6% गिर गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि टंडोला यार में भी बिलिंग की शरह में 9% तक कमी हुई है। यानी बिजली के जो टैरिफ में बढ़ती कीमतों की वजह से लोग बिल ही अदा नहीं कर रहे हैं। टंडो मोहम्मद खान में बास फीडर्स पर 15% चोरी और कुंडा कल्चर बढ़ा है। ठट्ठा, बदीन, सांगड़ और मुटियारी में भी कुंडा कल्चर बढ़ चुका है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर कुंडे डालना आम बात है। शहीद बेनज़ीराबाद की हम बात करें तो वहाँ पर भी बास फीडर्स पर 21% तक कुंडा कल्चर को फ़रोग मिला है। लाड़काना में 60%, जबकि सखर में 40% सार्फिन कुंडे डालते हैं। पशीन, सिब्बी और मकरान, खुजदार लोग ज़्यादा नहीं है, पंजाब में इतना नहीं है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है या सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 90% तक कुछ इलाकों में कुंडा कल्चर चल रहा है। और हमारे निगरान वज़ीर तवानाई साहब कह रहे हैं कि भाई सिंध में जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, जब तक वहाँ से रिकवरी नहीं होती है कुंडा कल्चर और ये बिजली चोरी पर, उस रिकवरी तक जो या पंजाब के अवाम या कहीं के भी अवाम जो बिल अदा कर रहे हैं, जो भारी बिल अदा कर रहे हैं, वो यानी आप ये देखें कि कर कोई रहा है और भर कोई रहा है। अगर आप बिल नहीं दे रही हैं तो मुझसे ज़्यादा बिल नहीं लिया जा सकता। ये इन चीजों को रेक्टिफाई होने की जरूरत है। इस पर हम साल तक कोई बिल नहीं दे रहा। और बेसिकली उन्होंने एक रीजन ये भी दिया है कि जो पेट्रोल और डॉलर के रेट्स हैं जब तक वो नीचे नहीं आएंगे तो बिजली के बिल कम नहीं हो सकते। उसकी उन्होंने लंबी चौड़ी, डॉलर तो कम नीचे हो रहा है लेकिन पेट्रोल आज फिर ऊपर जाने लगा है। हाँ, ये भी खबर मुमकिन तौर पर खबर चल रही है कि पेट्रोल फिर ऊपर जा रहा है, तो तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं। लेकिन देखें KP सबसे आगे है, लीड कर रहा है बिजली चोरी के अंदर, और ये बात हम सबको मालूम है। अगर आप किसी भी बंदे से पूछ लें कि आपके मोहल्ले में 10 साल तक किसकी गवर्नमेंट थी, ये भी सबको मालूम है। और KP सबसे ज्यादा बिजली चोरी में आगे है, तो इस पर यकीनन बात करने की भी जरूरत है। एक्सपर्ट्स की राय भी हम लेंगे कि जो बिजली चोरी हो रही है उस पर तो यकीनन एक्शंस होने चाहिए। मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदे खुसूसी। मजहर साहब, जो फिगर्स हम बता रहे हैं अपने व्यूअर्स को, खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है, सिंध सबसे आगे है बिजली चोरी में, तो ये निगरान वज़ीर तवानाई साहब तो कह रहे हैं कि जब तक ये लोग जो बिजली चोरी वाले लोग हैं इनसे रिकवरी नहीं होगी तब तक बाकी आवाम के सरों पर ये बोझ डाला जाएगा। सर, ये फेयर है, ये होना चाहिए? देखिए, फेयर तो इसको किसी सूरत नहीं कहा जा सकता कि जब तक चोरी करने वाले लोग जो है उन चोरी ना रुके
तो हम लोग जो बाकी जो आम सार्फिन है वो बिजली का बिल देते जाए, इजाफी बिल देते जाए, ये फेयर तो किसी सूरत नहीं है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो इस हवाले से इस्लाहात की बात कर रही है, इस्लाहात पे काम कर रही है कि ये जो बिजली के इजाफी बिल आते हैं लोगों को, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आम लोगों को, इसको किस तरह से जो है वो देखा जा सकता है, किस तरह से कुंडे का खात्मा किया जा सकता है, बिजली के बिल की जो लोग बिजली का बिल नहीं देते उनसे किस तरह से वसूली की जा सकती है। तो ये हौसला होता है, लेकिन ये किसी भी सूरत इसको फेयर नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोग तो बिजली चोरी करें, बिल ना दें और उसका जो सारे का सारा जो बोझ है, उसका सारे का सारा प्रेशर जो है वो आम सार्फिन ले, और वो सार्फिन जो रियासत को पे कर रहे हैं, एक एक यूनिट की कीमत अदा कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि मजहर साहब, ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स या एक सारिफ जो सालों से बिजली चोरी कर रहा है तो उसकी कितनी रिकवरी होगी? अब निगरान गवर्नमेंट आकर ऐसा एकदम, उनके पास क्या जादू की छड़ी है कि जो सालों से कुंडे पे चल रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, ऐसा क्या करेंगे कि वो आकर इस कल्चर को खत्म कर देंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ गवर्नमेंट भी अभी ये नहीं कह रही कि हम फौरी तौर पे जादू का, जिस तरह आपने कहा तो कोई चराग है और ये फौरी तौर पे आके ठीक कर लेंगे। कम से कम कहीं से काम शुरू तो हो ना जी। माजी में हमने देखा जो हुकूमतें आई उनकी जो दिलचस्पी सामने नजर नहीं आई, लेकिन निगरान हुकूमत की दिलचस्पी जरूर है कि वो ये चाह रहे हैं कि चोरी का खात्मा हो, चोरी बंद हो, लीकेज खत्म हो, ये जो सर्कुलर डेट है ये खत्म हो और फिर उसके बाद आम सार्फिन जो है उसको रियल टर्म बिल पे करना पड़े, यानी कि जो बिजली की असल कीमत है उसके मुताबिक उसको बिल पे करना पड़े। ये असल अच्छी बात यह है कि निगरान हुकूमत के यहाँ न सिर्फ इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है बल्कि वो इस पे काम भी शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा मजहर साहब, IMF के पास हम लेकर गए हैं अपना रोना के बिजली के जो बिल हैं 200 यूनिट तक या 400 यूनिट तक जो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनका थोड़ा बोझ हल्का किया जाए, लेकिन IMF कह रहा है डू मोर। जैसे पहले अमेरिका ने डू मोर का मुतालबा किया, अब IMF को अमेरिका की फंडिंग है और IMF भी ये कह रहा है कि डू मोर करें, आप अपने गिरबान में झांके, जो आपके मसाइल हैं पहले वो ठीक करें। और गैस टैरिफ को बढ़ाने की बातें हो रही हैं और खबरें ये भी हैं कि 45 से 50% तक गैस टैरिफ भी बढ़ जाएगा। यानी हम बिजली सस्ती करवाने गए थे और आगे से वो कह रहे हैं कि गैस भी महंगी करनी है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा कि अमेरिका के बाद अब IMF भी हमें डू मोर कर रहा है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो आज की खबर है वो यही है कि हुकूमत का और IMF का आपस में राब्ता हुआ है। इससे पहले हुकूमत ने IMF से इस्तदा की हुई थी कि 400 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको रिलीफ फराहम करने की इजाजत दी जाए, लेकिन IMF ने यह मुस्तरद कर दिया हुकूमत की इस्तदा और IMF ने लिमिटेड कर दिया है। IMF के कहता है कि 400 नहीं बल्कि जो लोग 200 यूनिट तक बिजली मंथली इस्तेमाल करते हैं उनको रिलीफ दे और रिलीफ भी ये हो कि उनको बिल किस्तों में अदा करने की इजाजत दे दी जाए। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर हुकूमत की सदा के मुताबिक 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को किस्तों में बिल अदा करने की इजाजत होती, सहूलत मिलती, तो 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकते थे। लेकिन अब चूंकि IMF 200 यूनिट तक कह रहा है तो फिर कोई 40 लाख के करीब सार्फिन जो है वो इस आरजी सहूलत से जो है वो मुस्तफीद हो सकेंगे। जहां तक आपने बात की है डू मोर की और बिजली की कीमतों में इजाफे की, न सिर्फ बिजली बल्कि IMF ने गैस की कीमतों में इजाफे की, गैस की कीमतों में, बहुत शुक्रिया मजहर साहब। गैस की कीमतों में इजाफे की जो बात हो रही है, गैस तो नहीं है, गैस का प्रॉपर एक टाइम बनाया जाता है कि सुबह नाश्ते के लिए आपको 2 घंटे के लिए गैस मिलेगी, दोपहर का खाना बनाने के लिए 2 घंटे के लिए गैस मिलेगी और रात 10 बजे से पहले आप 2 घंटे के लिए गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एक पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे के लिए गैस दस्तियाब है और वो भी अब आपको 50% महंगी मिलेगी। मतलब आवाम को हमने रिलीफ मुहैया करना था, रिलीफ फराहम करना था, लेकिन उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। जिस तरह से बिजली की बचत के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ पर सुबह से मुशावरत होगी। ऐसा करने से हुकूमत 1500 मेगावाट बिजली रोज़ बचा सकती है। बिजली बचत की अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। ये मामला एक और सामने आ गया कि मार्केटों के हवाले से, कि उनके टाइम के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। जो लोग कारोबार करते हैं वो इस पर शदीद बिजली बचाने के लिए है एक नया जो है वो सामने रखा गया है मंसूबा कि किस तरह से हम बिजली जो है वो बचा सकते हैं। तो बिजली की बचत के लिए मार्केटें जो है रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ दी गई है और अब ये तजवीज़ इस पर कब से अमल दरामद होगा ये देखना है और इस हवाले से सुबह से भी मुशावरत हो चुकी है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है जब बिजली बचानी होती है तो उसके लिए मार्केटों की जो टाइमिंग है उसको कम कर दिया जाता है, लेकिन अब इससे पहले हमने खबर दी कि बिजली चोरी, उस हवाले से कोई इकदाम नहीं हुए, लेकिन अब जो है बिजली की बचत के लिए जो है वो मार्केट जो है 8 बजे बंद करने की तजवीज़ सामने और इस पर अब रद्द-ए-अमल भी आएगा। इस पर रद्द-ए-अमल आएगा, इस पे ताजिर बरादरी को एतमाद में लिया गया है या नहीं लिया गया, इस पर भी हम बात कर लेंगे। सदीक साजिद नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं।
अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब, ये बिजली की बचत के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की बातें पहली दफ़ा नहीं हो रही हैं। पहले भी ये प्लान्स बनते रहे हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होते, ताजिर इस पर मुत्तफिक नहीं होते हैं। तो अभी इस दफ़ा क्या ताजिरों को एतमाद में लिया गया है? जी लिया जाएगा। ये तजवीज़ है कि 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक या तो मगरब के बाद या फिर जो 8 बजे तक कारोबार जो है वो बंद किया जाए, और इस तरह वो उनका ये दावा है कि हम 1500 मेगावाट बिजली रोजाना बचा लेंगे। तो इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने जो तजावीज़ हैं वो चारों सूबों को भिजवा दी है, और सूबों से ये भी कहा है कि वो मुतलका जो चैम्बर्स हैं, कारोबारी तंजीमें हैं, वो इसके ऊपर मुशावरत करें और फिर अपना जवाब दें। आपने जिस तरह खुद बता दिया कि कारोबारी और ताजर तबका इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी लगाई गई है कि उनसे पहले बात करें। ये तजावीज़ वफाकी हुकूमत ने भिजवाई है, तो उनका ये दावा यही, उनका ये कहना है कि अगर ये बिजली की बचत होगी तो बिल भी जो है वो कम आएंगे, बिजली भी बच सकेगी। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। बेसिकली कहीं ना कहीं तो आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत एफर्ट कर रही है। अब वो एफर्ट मनफी है या पॉजिटिव है वो एक अलग बहस है, लेकिन एक और जो 8 बजे वाली बात है ना कि मार्केट को 8 बजे बंद कर दिया जाएगा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम लोगों को अंग्रेजों वाला लाइफस्टाइल चाहिए, वेस्ट कल्चर को हम फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी यही होता है कि सुबह 8 बजे लोग काम पर जाते हैं और शाम 7 बजे हर चीज बंद हो जाती तो अच्छा है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है ताजिर बरादरी के जाने। लेकिन हमें करना पड़ेगा, अगर मईशत को सहारा देना है, मईशत को देखना है, इकोनॉमी बचानी है, पाकिस्तान को बचाना है, तो हर हल्के को जो कारोबारी तबका है ना, शॉपकीपर्स हैं, उनसे अगर आप बातचीत करें, उनका मौक़िफ़ ही होता है कि गर्मी इतनी होती है दिन भर। हमारे यहाँ पे मौसम ऐसे है कि लोग दिन भर आते नहीं और रातों को निकलते हैं। शहर कायद में आप खुद भी जा चुकी हैं। अली ऐसा नहीं है, जब आपको पता है कि मार्केट बंद 8 बजे हो जाएगी तो जो लोगों को जरूरी काम होते हैं, लोग अपने लाइफस्टाइल में पहले 15 दिन मुश्किल लगेंगे, अगले 20 दिन लेट्स सी कि ये इंप्लीमेंटेशन इसकी कैसी होती है। इंप्लीमेंटेशन करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हुकूमत ने एक और भी इस हवाले से एक और बड़ा इकदाम उठाया है, अवाम की बेहतरी के लिए उठाया है कि डंडा उठाते ही जो सट्टेबाज है ना, उनको बेसिकली अब होश आ गया है, और जो ब्लैक मार्केट में डॉलर के हवाले से खबरें चल रही हैं उस पर भी बहुत काम किया जा रहा है। तो अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान के लिए खतरा है। खित्ते के बाकी मुल्कों को इंतजार करना होगा कि उन पर यह वक्त कब आता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के इस बयान पर अमरीका का रद्द अमल भी सामने आ गया है। अली, क्या रद्द अमल है? अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी के मुताबिक अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने छोड़ा। अमरीका पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेगा। सदर बाइडन को एहसास है कि पाकिस्तान को अभी बहुत खतरात का सामना है। तो ये वो रद्द-ए-अमल है जो अमरीका की जानिब से जॉन कर्बी का ये बयान सामने आया, और ये वही बयान है जिस हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कुछ दिन पहले बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जो हथियार छोड़े हैं अमरीका ने वहाँ पर, वो इस खित्ते के लिए खतरा साबित कर सकते हैं। अच्छा अली, एक तो अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, अब जो अमेरिका जब वहाँ से गया उसे नाकामी का सामना करना पड़ा, और जाते जाते जब वो असलहा छोड़कर गया, मंतक वो ये दे रहा है कि ये असलहा हम छोड़कर गए हैं जो अफगान जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए, लेकिन ये वहाँ पर जो तंजीमें मुतहर्रिक थी उनकी जानिब से वो असलहा इस्तेमाल में लाया गया, और वो उससे दहशतगर्दी को फ़रोग मिला, दहशतगर्दी पर परवान चढ़ी, और जो सरहदी इलाके थे, जो आसपास हमसाया ममालिक थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसकी कीमत अदा की है। ये बात की है निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। अनवारुल हक काकड़ कह रहे हैं कि ये सारा जो करता धरता है, वो जो अमेरिका असलहा छोड़कर गया था वो दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग गया, और वो इतना जदीद असलहा है। आप सोचिए अमेरिका का असलहा हो और किसी दहशतगर्द तंजीम के हाथ लग जाए, वो उससे कितनी तबाही मचा सकती है। तो फिर हम कहते हैं अमेरिका को नाकामी हुई? नाकामी नहीं हुई, जाते जाते भी वो कोई हरकत तो हो गई है। चलिए आप एक गुफ्तगू सुनिए, पीएम ने एग्जैक्टली क्या कहा है, पहले वो बात सुनिए फिर बात करते हैं इस पर। Very important, which has changed the entire landscape, the security landscape of this region, is the leftover gadgets by US and its allies in Afghanistan, which has implications not just for Pakistan but for the whole region. And very reliable and authentic journalistic literature has been already produced on it. It's not just what Pakistan is saying, it's the literature has been published even in magazines like Foreign Policy and few others. But we do believe this is a challenge which probably was not well thought of, and this is a challenge which needs to be responded.
बिल्कुल इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी और अफवाज पाकिस्तान ने भी इस पर दो टूक मौक़िफ़ अपनाया और खुलकर कहा है कि अपनी सरजमीन को आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकें। वहीं पर हुकूमत ने एक और अहम भी आज मामला है जिस पर बात करनी है। हुकूमत के डंडा उठाते ही आज सट्टेबाज जो हैं के होश अब ठिकाने आना शुरू हो गए। नाजरीन, ब्लैक मार्केट के ख़िलाफ़ कार्रवाई से डॉलर अगर की बात करें तो डॉलर इस वक्त जो है वो सस्ता हो गया है। एक्सचेंज कंपनियों ने धड़ाधड़ डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाना शुरू कर दिया है। रेट मज़ीद गिरने के डर से ई एक्सचेंज कंपनीज जो हैं वो डॉलर के ज़खायर कम करने लगी हैं। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश बढ़ चुका है। एक्सचेंज कंपनियां डॉलर 305 रुपये के हिसाब से ख़रीद रही हैं। ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपये से नीचे आने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। खुशाइंद बात है, अहम ये मामला है कि इस पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिस डर से इन्होंने अब डॉलर के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं और मामलात बेहतर होते हमें नज़र आ रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश अब बढ़ चुका है। यकीनी तौर पर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ की अगर हम बात करें, एक्सचेंज कंपनियों की सख्त मॉनिटरिंग और करेंसी स्मगलर के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है, उस हवाले से हम देख रहे हैं कि ये इक़दाम किए जा रहे हैं, इंतज़ामी इक़दाम किए जा रहे हैं। क्रैकडाउन के खौफ से जो सट्टेबाज हैं, जो इसमें सट्टेबाजी में मुलव्विस हैं, वो अनासर ओपन मार्केट से अब गायब होते हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद है। नजीब, इस क्रैकडाउन के बाद हमने देखा है कि हमें एक मस्बत रुझान सामने देखने में आ रहा है, डॉलर जो है वो मज़ीद कम हो रहा है। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि जैसे ही हुकूमत ने ये ऐलान किया है और हुकूमत की रिट जैसे ही नजर आई है, फिल वक्त तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, सिवाय इसके कि करेंसी जो एक्सचेंज दफातर हैं उनके पास सादा एहलकार मुकर्रर हैं और वो नजर रख रहे हैं जो लोग डॉलर की खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। सिर्फ इस एक्शन पर ही ये असर नजर आया है कि इस वक्त जो है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर कम होना शुरू हो चुका है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान ओपन मार्केट की बात की जाए तो 4 रोज के दौरान 22 रुपये कमी देखी गई है। 307 रुपये तक डॉलर ओपन मार्केट में आ चुका है, जो पहले 4 दिन कबल 330 रुपये था। इंटर बैंक में भी डॉलर 1 रुपये 96 पैसे सस्ता होकर 305 रुपये 14 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है और इम्कान है कि ये कमी जारी रहेगी। लेकिन इस हवाले से कोई मुस्तकिल हल माशी माहिरीन कह रहे हैं कि कोई तय करना होगा, जिसके बाद ही जो रुपए की कदर है उसमें इजाफा हो पाएगा। नजीब, इम्कान तो है, लेकिन क्या आपकी ज़रूर जो है वो एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई होगी, तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि कमी कहाँ तक नीचे आ सकती है? जी फिल वक्त ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि डॉलर 300 के करीब पहुंच जाएगा तकरीबन नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक, लेकिन उससे शायद कमी फिल वक्त नजर नहीं आ रही कि उससे शायद डॉलर नीचे जाए। उस हवाले से हुकूमत को मजीद मयसर होंगे तभी डॉलर जो है कुछ और नीचे जा सकते हैं। अच्छा नजीब, यही बताएगा कि जिस तरह हम क्रैकडाउन की बात करते हैं तो ये कौन से इकदाम होते हैं जिसके बाद हमने देखा कि डॉलर जो है वो नीचे गया? जी बिल्कुल, ये खास तौर पर जो डॉलर के हवाले से सट्टेबाज हैं या जो एक्सचेंज कंपनी की जानिब से भी कहा गया था कि उनके दफातर के बाहर एजेंट मौजूद होते हैं जो डॉलर लोग आते हैं या बेचने आते हैं, उनको वो वहीं से डील करके उनसे डॉलर ले लेते हैं या उनको बेच देते हैं। इसके बाद ही जो है फैसला हुआ। आज एक स्टेट बैंक की जानिब से जरा ये कहना है कि बड़ी तादाद में डॉलर तकरीबन 2 माह के बाद उनको मौसूल हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद और हमें डॉलर की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। एक अहम खबर आप तक पहुंचाएं। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर के करीब तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी है। कार 20 साल नौजवान चला रहा था। रेस्क्यू एहलकारों ने उसे बाहर निकाला है और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर का इलाका है जहां पर तेज़ रफ्तार कार 20 साल नौजवान चला रहा था जो नहर में जा गिरी है। अजमल मलिक ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, उनसे तफसीलात जानते हैं। अजमल मलिक, ये बताइएगा कि इस नौजवान की सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है अभी?
जी बिल्कुल, अगर इनकी सेहत के हवाले से बात करें तो इनके मामूली जख्म तो आए हैं, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों ने इनको निकाल के जो है वो करीबी सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और अगर इस वाक़या के हवाले से बात करें तो ये फैसलाबाद में एक कैनाल रोड है जो आगे जाके जो है वो शेखपुरा और लाहौर जीटी रोड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और इस रोड के ऊपर स्पीड लिमिट ना होने की वजह से आए रोज जो है वो हादसा होते हैं। हफ्ते में तकरीबन 2-3 वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसमें कारें और मुख्तलिफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हैं वो भी बेकाबू होकर ओवर स्पीडिंग की वजह से जो है वो नहर में गिर जाती हैं। और यही इसी तरह का एक वाक़या जो है वो आज पेश आया है। ये ओवर स्पीड कार थी और 20 साल जो कासन नामी नौजवान है वो इसको चला रहा था और जो ओवर स्पीड होके बेकाबू होके जो नहर में गिरी है, जिसके बाद उसको बाहर निकाला है नौजवान। ठीक है, गाड़ी नहर में गिरी है लेकिन नौजवान खैर आफियत से हैं। बहुत शुक्रिया मलिक आपका। अच्छा, ये सारे इंडियन हैं ज़्यादातर जो तारीफ़ें कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की इतनी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में। अब जो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप का प्रोमो आया है जिसमें शाहीन अफरीदी को लिया गया है, बाबर आजम को नहीं लिया गया, तो ये हर चीज़ में अपनी सियासत तो चमकाते रहते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पर जो अवाम का जज्बा है, जोशो जज्बा क्रिकेट लवर्स के लिए, वो तो बिल्कुल चौधरी आफ्ताब अनबीटेबल है। आयशा, मैंने ये जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं, मैंने 2022 का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है। ये पाकिस्तान के हर प्लेयर्स को ऊपर से नीचे तक जानते हैं, उनकी कारकर्दगी जानते हैं, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया और क्या कौन सा प्लेयर भारत के लिए ख़तरनाक है, कौन दुनिया का। और पाकिस्तानी प्लेयर्स पर इनकी बहुत गहरी निगाह होती है। हम अगर यहाँ पर बैठे हैं हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उस कदर विराट कोहली या रोहित शर्मा और दीगर पांड्या वगैरह को हम उस कदर गहरी निगाह से नहीं देखते, उनको डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये बात है, लगता नहीं है, मैं आपकी बात कता कलामी की माजरत आपकी बात में काट रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अरसे बाद हमने वो वाली टीम दोबारा से बनाई है जो कभी बहुत पहले खो गई थी। अब वो हमें नजर आ रही है, वो टैलेंट पाकिस्तान टीम के अंदर। ये बात दुरुस्त है कि इसका क्रेडिट बाबर आजम को बहुत बड़ा जाता है। देखिए, गो के वो बाबर आजम अब खुद रन्स कर रहा है। जब कप्तान लीडर खुद कोई काम कर रहा होता है ना, तो उसकी टीम के पीछे जितने लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं। मैं इसकी मिसाल अपने घर से देता हूं, अपने घर से देता हूं। शाह इंजर्ड हो गए, इतनी तारीफें ना करें, अपनी नजर लग जाती है टीम को। देखें, वो गिरा जरूर है, मगर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो टीम मैनेजमेंट का मेडिकल पैनल है उसने उसको फिट करार दे दिया है। कोई बात नहीं, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, तो हमारे प्लेयर्स गिरेंगे। हमारे साथ भारतीय सहाफ़ी स्पोर्ट्स एडिटर GS विवेक भी मौजूद है। विवेक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन आप हमारी कन्वर्सेशन भी सुन रहे होंगे, लेकिन हम अभी जो बात करना चाह रहे हैं वो इंडियन डेलीगेशन की बात करना चाह रहे हैं कि यकीनन इंडियन डेलीगेशन का आना, आपकी टीम तो नहीं आई लेकिन इंडियन डेलीगेशन आया, तो ये बड़ा एक आइस ब्रेकिंग चीज़ है हमारे लिए, हम सब के लिए। और क्रिकेट रिलेशन की जो है ये बहाली भी है। तो आफ्टर जो ये मोर देन अ डेकेड के बाद जो हमने एक डेलीगेशन का यहाँ पर आना पाकिस्तान में इंडिया का, किस तरह देखेंगे और क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, हम में से हर कोई यही चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी ना कभी बायलैटरल सीरीज एक बार फिर शुरू हो। आपको याद हो कि चाहे वो बाबर आजम की बात करो या विराट कोहली या रोहित शर्मा की बात करें, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है और टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेट क्रिकेट होता है। तो अगर ऐसे रिलेशन सुधरते हैं आगे जाके और बायलैटरल क्रिकेट शुरू होता है, तो वो दोनों ही देशों के लिए और दोनों देशों के मुल्क के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो राइवलरी है, क्रिकेटिंग राइवलरी, मेरे हिसाब से वो एशेज से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, आप राइवलरी की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, तो मैं उसको सबसे बड़ी राइवलरी मानता हूं आज की तारीख में वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि भारत और पाकिस्तान सिर्फ एशिया कप में और वर्ल्ड कप में या आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही आके मिलता है। तो अगर ऐसे होते हैं, ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। अगर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला पाकिस्तान गए हैं, हमारे कमेंटेटर दीपदास गुप्ता भी अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। तो जी, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो वफद आया है, आप क्या देखते हैं कि कोई मुस्तकबिल में क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा दोनों ममालिक के दरमियान? क्योंकि बहुत अच्छी मेज़बानी तो हमने उनकी कर दी, अब वो भारत जाकर क्या राजीव शुक्ला या जो रॉजर बिनी हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट दोनों ममालिक के दरमियान जो क्रिकेट आई है उस पर भी कुछ बात करेंगे या नहीं? आगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है, तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि आगे इंडियन जो टीम है, एक्चुअली अब नहीं आई है, अब दोबारा आ जाएगी आगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पे?
देखिए बिल्कुल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, तो पूरी यहाँ तक तो फिलहाल यही पूरी उम्मीद है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब 2025 में पाकिस्तान के पास है तो वहां पर जरूर इंडिया की टीम वहां पर आएगी, जरूर वहां पर मैच खेलने, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है तो वो तो है ही है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उससे पहले भी अगर दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधरे तो उम्मीद ये है कि वो बायलैटरल है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर पीसीबी के मेजबानी पे या वहाँ के लोगों के जो हॉस्पिटैलिटी है उसकी बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि क्या दोनों देशों के गवर्नमेंट इस बात की इजाजत देते हैं कि अच्छा विवेक, एक बड़ा जो इशू है जो हमने देखा है कि कोलंबो में बारिश का बड़ा इशू है। अभी भी कहा जा रहा है कि अगले 10 दिन जो है वो बारिश रहेगी, लेकिन आपकी जानिब से जो है वहां से जो है वेन्यू चेंज नहीं किया जा रहा। क्या समझते हैं, क्या वजूहात होंगी इसके पीछे? देखिए मुझे जो पता है कि वजह जो चेंज नहीं हुई है वो बहुत सारी वजह है। एक पहली सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप हम्बनटोटा कभी गए हैं, मैं वहाँ पर हम्बनटोटा में मैंने मैचेस कवर करे हैं, वो पूरा ग्राउंड जो है वो काफी दूर है और वहाँ पर होटल्स इतनी नहीं है कि एक ही बारी में वहाँ पर 5-6 टीमें वहाँ पर रहें, ब्रॉडकास्टर्स का क्रू रहें। और ब्रॉडकास्टर्स जो है वो छोटा मोटा क्रू नहीं होता, कोलंबो से पहले से उनकी बुकिंग वगैरह होती है। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपके साथ हम कांटेक्ट में रहेंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी ये बात उनकी दुरुस्त थी कि जो वहाँ का स्टेडियम है वो बहुत दूर है शहर। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है और इंडिया की मैसेज है, जाते जाते एक मैसेज है कि आप चांद पे चले गए, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, पाकिस्तान आए क्रिकेट खेलने। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। अच्छा, खबर यह है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद ऐवान तिजारत और सनत के वफ़द की मुलाकात हुई है। बहुत अहमियत की हामिल ये मुलाकात है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क भर में बिलखुसूस अगर हम सरहदी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जो क्रैकडाउन किए गए हैं उसके मुस्बत नताइज भी मौसूल हो रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से भी मुशावरत की जा रही है। इस अहम मुलाकात में स्मगलिंग की रोकथाम का हमसाया ममालिक के हुकाम ने खैर मकदम किया है और ये स्मगलिंग की रोकथाम का ही नतीजा है। जो चीनी की कीमत कम हो रही है, चीनी से भरे ट्रक जो सरहद पार स्मगल किए जा रहे थे, हमारी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके उन्हें रोका है, जिसके बाद अब चीनी की कीमत को थोड़ा इस्तेकाम आया है और ये अहम मुलाकात हो रही है। इसकी डिटेल्स भी जान लेते हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे खुसूसी। सिद्दीक, बताइएगा ये जो अहम मुलाकात है जो ऐवान तिजारत और सनत के वफ़द के साथ, इस मुलाकात में मज़ीद कौन से अहम जो खबरें हैं, ये कुछ अहम फैसले हो सकते हैं? एहसन ज़फ़र बख्तावरी सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सरबराही में ये वफ़द मिला है वज़ीर आज़म से आज, और जो कारोबारी बरादरी को इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उसके ऊपर उन्होंने वज़ीर आज़म को आगाह किया है। ताहम वज़ीर आज़म ने एक बात वाज़ेह की है, उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात को यकीनी बना रही है और टैक्स का जो निज़ाम है उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान में टैक्स का वसूली में इजाफा नहीं होता उस वक्त तक मुल्क की मैशत की बेहतरी मुमकिन नहीं है। जबकि जो स्मगलिंग की रोकथाम है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि मुल्क भर में खुसूसन सरहदी इलाकों में ऑपरेशन हमने शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन की वजह से गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान मुस्बत नताइज जो है वो मौसूल हुए हैं। चीनी और डॉलर की कीमत नीचे आई है और दीगर जो अशिया स्मगल हो रही है उनकी भी रोकथाम के हवाले से हम काम कर रहे हैं। खासतौर पर जो हमसाया ममालिक के साथ तिजारत का फरोग है इस हवाले से भी बातचीत की जा रही है और फिर स्मगलिंग की रोकथाम का भी हमसाया ममालिक के हुकाम ने जो है वो खैर मकदम किया है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद। स्मगलिंग की रोकथाम का खैर मकदम हमसाया ममालिक की जानिब से भी किया गया है। ये अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। तो अब कुछ बात की जाए डॉलर की, तो डॉलर की सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी के बाद अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। अली, बिल्कुल यहीं पर जहां पे आपने खबर पहले शेयर की कि अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत जो इजलास चल रहा है उसमें फैसला किया गया कि क्रैकडाउन किया जाएगा स्मगलिंग की रोकथाम के लिए। तो वहीं पर यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि डॉलर के हवाले से ये बड़ा स्टेप लिया गया है कि डॉलर की जो सट्टेबाजी है उसके खिलाफ ये बड़े इकदाम किए जा रहे हैं और डॉलर मजीद 5 रुपये कम होकर अब 307 रुपये का हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर
₹1.84 कम होकर 305 रुपये 14 पैसे में फ़रोख्त किया जा रहा है। डॉलर की कदर में कमी के हवाले से तफसीलात भी जानेंगे और आपको इस हवाले से बताएंगे कि ये अहम जो क्रैकडाउन किया गया है, इसके बाद ख़बर ये है कि इसमें कमी सामने आ रही है। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। नजीब, ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज कंपनियों की सख्त मॉनिटरिंग और करेंसी स्मगलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसकी बदौलत के नताइज सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, रवां हफ्ते डॉलर में मुसलसल कमी देखी जा रही है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में डॉलर 329 से 307 रुपये तक पहुंच चुका है। तकरीबन 22 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान। और इंटर बैंक में भी डॉलर ₹1.96 सस्ता होकर 305 रुपये 14 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर हम शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच के भंवर में फंसा हुआ था और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि आप कोई इस्लाहात लेकर आएँ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले करें। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी खुशाइन चीज़ें की हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले लिए हैं जिसमें ख़ासतौर पे स्मगलिंग को रोकना, उसके ऊपर नकलो हमल के ऊपर नज़र रखी है। फिर जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई टाइट किया, वहाँ पे कुछ इस्लाहात लेकर आए कि एक्सचेंज कंपनीज़ के पेड अप कैपिटल थोड़ा सा बढ़ाया। फिर इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जैसा से हमें लग रहा है कि एक्सचेंज कंपनीज़ का जो अमल दमार है इसके ऊपर, डॉलर की प्राइस के ऊपर, हवाला हुंडी पे हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। हमारा रुपया मुस्तहकम होना चाहिए। लेकिन अब चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान में होल्डिंग्स बहुत की हुई हैं लोगों ने और यहाँ पे सट्टेबाजी का आंसर बहुत ज़्यादा शामिल था, तो जिन लोगों ने होल्डिंग्स की हुई हैं उन्होंने वक्ती तौर पर अपने डॉलर्स मार्केट के अंदर फेंकें, जिसकी वजह से डॉलर प्राइजेस नीचे आ रहे हैं। अगर मुस्तकिल मिजाज में हमें नीचे इसको एक अपनी करेंसी को मुस्तहकम करना है तो इसके लिए हमें कोई रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने सुना कि सट्टेबाजों के खिलाफ हालिया जो एक्शन है उसके बायस डॉलर में कमी देखी जा रही है, लेकिन मुस्तकिल हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी तय करनी होगी जिसके बाद ही रुपए को मुस्तहकम किया जा सके। ठीक है नजीब नाइज, आपने यहाँ मामलात के हवाले से हमें अपडेट किया और आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से भी हमें आगाह किया। थोड़े से अदाद शुमार आपके सामने रखने के इंटर बैंक और ओपन मार्केट में गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान डॉलर की कदर में वाज़ेह कमी देखने में आई है। ओपन मार्केट में गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान 22 रुपये सस्ता हुआ है। इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर 307 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इंटर बैंक में गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान डॉलर ₹1.96 सस्ता हुआ है। इंटर बैंक में डॉलर 305 रुपये 14 पैसे पर अब ट्रेड किया जा रहा है। और यकीनी तौर पर यह एक खुश आइंद खबर है कि जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है और उसके बाद उसके अब मुस्बत नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये इंतज़ामी इक़दामात हैं जिसके बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। फ़ारूक सलीम से माहिर मईशत हैं, वो उनकी राय इस पर लेते हैं। फ़ारूक सलीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो क्या समझते हैं आप कि जिस तरह से ये इंतज़ामी इक़दामात जो किए जा रहे हैं, जो क्रैकडाउन किया जा रहा है सट्टेबाजों के खिलाफ, क्या ये उसके मुस्बत नताइज हम देख रहे हैं अब? जी, पाकिस्तान में ओपन मार्केट है, हमारे यहाँ इंटरबैंक की जो क्रैकडाउन हम देख रहे हैं के हवाले से देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर स्मगल भी हो रहे थे, सट्टाबाज भी एक्टिव थे और उन 2 सोर्सेज की निशानदेही कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उनकी लिस्ट भी बन गई हैं और उनके ऊपर क्रैकडाउन जो है वो जारी है। उसके नतीजे में आपने देखा है कोई 17-18 रुपया जो है वो मजबूत हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये इंतज़ामी इक़दाम जो हैं सिर्फ इनके बलबूते पे रुपए को मजबूत रखा जा सकता है या नहीं। देखिए, ओपन मार्केट जो है वो मेरे तखमीने के मुताबिक कहीं 25-30 मिलियन डॉलर रोज़ाना की मार्केट है, छोटी मार्केट है। जो असल मार्केट है जहाँ पे इम्पोर्टर्स हैं, जहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं, जहाँ पे रेमिटेंसेस के पैसे आते हैं, जहाँ पे बैरूनी सरमायाकारी होती है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। वो कोई 400 मिलियन डॉलर रोज़ाना की मार्केट है और रुपए का जो मुस्तकबिल है उसकी असल डिटर्मिनेशन जो है वो इंटरबैंक मार्केट में होनी है और वो उन प्लेयर्स की बुनियाद पे होनी। जब तक हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, जब तक जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो ज़्यादातर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं आती, जब तक बैरूनी सरमायाकारी जो है वो बड़ी मिकदार में डॉलर्स पाकिस्तान फ़ारूक सलीम, आपने बैरूनी सरमायाकारी की बात की, यहीं पर मेरा एक सवाल भी ऐड कर लीजिएगा। जिस तरह से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई ताजिर बरादरी के साथ, उसमें भी ये बात ज़ेर गौर आई और बहुत ही खुशाइंद बात थी कि मुल्क के अंदर 100 अरब की सरमायाकारी आने जा रही है मुमकिन तौर पर। तो क्या समझते हैं आप कि इस खबर के बाद डॉलर पर इसके असरात पड़ते हैं, बेहतरी आती है इस पूरे मामले में?
ये बेहतर होगा कि मैं अपना जवाब मुकम्मल कर लूं, तो फिर आप दूसरा सवाल शुरू कीजिए। जी सर, वक्त की थोड़ी किल्लत है, इसलिए आपसे ये दोबारा सवाल ऐड किया। आप अपना प्लीज़ जवाब दे दीजिए। जी, अगर वक्त की किल्लत है तो फिर मेरे से बात ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी, आप अपना जवाब कंप्लीट करें फारूक साहब। फ़ारूक साहब, यहाँ पर वक्त की किल्लत है, इसलिए हमने आपसे एक और सवाल पूछ लिया, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि डॉलर का रेट अब नीचे आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब वो मुस्बत हो रही हैं, क्योंकि सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं हमारे सामने आ रही हैं। इंतज़ामी इकदाम और क्रैकडाउन की वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त। फारूक साहब थोड़े से ऑफेंड हो गए, उनसे जब एक और सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने की बजाय लाइन ही ड्रॉप कर दी। लेकिन हमें भी देखना पड़ता है, टाइम मैनेज भी करना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी खबरों को हमने आप तक पहुंचाना होता है। हमारी कोशिश होती है कि एक्सपर्ट्स की राय भी उसमें ऐड कर लें। अभी जो निगरान जो गवर्नमेंट है जो स्टेप्स ले रही है और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अली मुझे लगता है कि वो बहुत इमीडिएट इफेक्ट के साथ आ रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है, यानी ये चीज़ें, ये सब जो अब इकदाम करें, जो हमारी सियासी हुकूमतें रही हैं पिछले 16 माह, जो इतनी सारी सियासी जमातें मिलकर जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई PDM की, यानी ये इकदाम जो अब हो रहे हैं, जो निगरान सेटअप कर रहे हैं, वो पहले भी हो सकते थे। यही बात मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि जब से ये खबर सामने आई है ना कि माहिर मईशत इस पर ये राय दे रहे हैं अपनी बहुत सारे कि सरमायाकारी पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर 100 अरब की आने जा रही है, और अगर ऐसा हो गया, आर्मी चीफ को जाता है, कम्युनिटी के साथ मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई, उनको इंश्योर कराया है कि हमें सऊदी अरब से सरमायाकारी मिलने वाली है, उसके बाद UAE से सरमायाकारी मिलने वाली है, और मिडिल ईस्ट के बहुत कि जब फ्रेंडली कंट्री से पैसे आएंगे तो डॉलर की कदर भी कम होगी, हमें एड नहीं देंगे, जो कि बेहतर मारिया, वो ये कंट्रीज हमें एड नहीं देंगे, हमें एड की जरूरत नहीं, वो सरमायाकारी देंगे। आयशा, और सरमायाकार जब पाकिस्तान आएगा तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा IMF के हवाले से भी अगर जरा आप बताएं कि ताज़ा तरीन क्या खबरें हैं। अच्छा, IMF के हवाले से जो खबरें हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं। IMF ने जो बिजली बिलों में मामूली और वक्ती रिलीफ देने की मंजूरी जो दी थी, और ये कहा यह जा रहा था कि जो 400 जो बिजली यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं वो भी इस पर उनको कहा यह जा रहा था कि उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। और अब जो 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं सिर्फ उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसकी भी अभी तक वफाकी काबीना ने मंजूरी नहीं दी है। और वो रिलीफ, पहले तो ये खबरें आ रही थी, जो जमात इस्लामी एहतजाज कर रही थी वो ये एहतजाज कर रही थी कि जो यूनिट की कीमत है वो कम की जाए, लेकिन उस तरह का कोई रिलीफ अभी तो नहीं मिलने वाला। लेकिन रिलीफ ये होगा कि आपको इंस्टॉलमेंट्स में आप बिल अदा कर सकेंगे। इस पर पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, कुछ हकाइक आपको बताने हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान और IMF का बिजली के बिलों के हवाले से राबता। IMF ने बिजली बिलों में मामूली रिलीफ देने की रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक नए प्लान के तहत तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। बिल किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन मुस्तफिद हो सकते थे। ज़राए का कहना है कि IMF ने बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब IMF ने डू मोर का भी मुतालबा कर दिया। महंगाई में पिस्से अवाम पर गैस बम फेंकने की भी तैयारी। IMF ने 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। गैस टैरिफ में इजाफा वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। हकाइक कुछ आपने जाने, बिजली बिलों पर जो रिलीफ की बातें हो रही हैं, IMF से कब राब्ते हुए हैं, और ये राब्ते तकरीबन पिछले महीने से जारी हैं। अभी सितंबर आ चुका है और सितंबर के भी ऑलमोस्ट पहला हफ्ता तो गुजर चुका है। पहला राब्ता हुआ था IMF के साथ 27 अगस्त को, जब बिजली बिलों पर एहतजाज होना शुरू हुआ था। अगस्त के पहले हफ्ते में एहतजाज होना शुरू हुआ, लेकिन ख़बरें कुछ लगते हुए या फिर कुछ मोमेंटम बनते हुए एहतजाज को कुछ वक्त लग गया। दूसरा इजलास हुआ 29 अगस्त को, काबीना सर जोड़कर बैठी, 400 यूनिट तक रिलीफ का फैसला भी किया गया और कहा कि जो रियायत दी जाएगी वो IMF से मशरूत करती गई। दूसरे इजलास की हमने बात कर ली। अब जो तीसरा इजलास हुआ जिसके बाद ये फैसला किया गया कि दोबारा IMF के पास जाया जाएगा, वो वेरी नेक्स्ट डे 30 अगस्त को दोबारा हुकूमती प्लान बना और हुकूमती प्लान IMF को चला भी गया।
आईएमएफ ने तहरीरी प्लान मांगा था, जिस पर गवर्नमेंट ने एक तहरीरी प्लान बनाया, रिटर्न चीज़ें आईएमएफ को दी। उसके बाद जब दोबारा आईएमएफ के पास गए, वो 3 सितंबर 2023 को दोबारा आईएमएफ से रब्ता किया गया, हुकूमत ने आईएमएफ से दोबारा रब्ता किया और उसमें यह कहा गया कि जो 300 यूनिट बिल पर 3000 की कमी का फॉर्मूला दिया गवर्नमेंट ने आईएमएफ को, आईएमएफ ने वो प्लान भी मुस्तरद कर दिया, यानी 3000 का जो मामूली सी कमी थी बिलों में, 300 यूनिट बिल पर 3000 की मामूली कमी भी आईएमएफ ने मुस्तरद कर दी। जिसके बाद 7 सितंबर को दोबारा आईएमएफ से रब्ता किया गवर्नमेंट ने, निगरान गवर्नमेंट ने, और तब ये कहा गया कि 200 यूनिट तक रिलीफ दे सकते हैं आप, और रिलीफ पर रजामंदी भी, आमादगी का इजहार भी कर दिया आईएमएफ ने। लेकिन वो रिलीफ इस तरह का नहीं था कि 3000 की कमी की जाएगी या 2000 की कमी की जाएगी। वो रिलीफ कुछ इस तरह का था कि सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आईएमएफ ने कह दिया कि आप गैस टैरिफ बढ़ा दें, यानी बिजली में अगर आप थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं तो आप वो दूसरी साइड से पूरा कर लें। इसी पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, आप बिल्कुल तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़ होंगे। आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ कहते हैं डू मोर, और जब डू मोर कहते हैं तो कहते हैं कि आप अपने गिरेबान में झांकिए और जो हो रहा है आपके मुल्क में, बिजली चोरी हो रही है, कुंडा सिस्टम इतना चला हुआ है, पहले उस पर कंट्रोल कीजिए। सर 200 यूनिट में रिलीफ मिलना और साथ ही ये कह देना कि गैस टैरिफ को आप 50% बढ़ा दें, ये आईएमएफ की जानिब से ये जो चीज़ें की जा रही हैं, ये वाकई आईएमएफ इतनी सख्ती दिखा रहा है या सिर्फ ये गवर्नमेंट आईएमएफ के पीछे छुप कर ये सारे इकदाम कर रही है? पहली बात है कि दुनिया में अभी तक जितने भी मुल्क हैं, किसी मुल्क में ऐसा नहीं है कि आपकी बिजली के फैसले एक थर्ड एजेंसी करे। ये कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की बिजली का फैसला वाशिंगटन में हो रहा है, लेकिन आईएमएफ में गलती नहीं है, गलतियां हमारी हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 550 बिलियन चले गए, कैपेसिटी चार्जेस 2600 बिलियन चले गए। तो कसूर हमारा है, उनका नहीं है। अब आप देखिए, असल मसला ये है कि हमारे वजीर साहब को देखिए वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं हम क्रैकडाउन शुरू करेंगे जिन्होंने कुंडे डाले हैं। देखिए ये खाली कुंडे नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं। सर कौन कौन से वो टेक्निकल हैं जो आप समझते हैं लॉसेज हैं? मैं आपको बताऊं कि ट्रांसफार्मर में हमारे वो बड़े पुराने हैं, ट्रांसफार्मर साइज ये एक नजर इशू है। कंडक्टर यानी जो वायर, स्पेशली ये आप जाए खैबर पख्तूनख्वा में या सक्खर में या इधर, एक पोल से पोल कितना डिफरेंस है। तो जो टेक्निकल इश्यूज है वो भी अपनी जगह है। ये इसकी मैंने मैपिंग 2 साल की थी, 2014 में 15 में, तकरीबन 1000 सब डिवीजन की। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट में कह रहे हैं कि हमने क्रैकडाउन अब करना है। अगर क्रैकडाउन करना था तो जनरल जुल्फकार आए थे, 6 साल रहे थे वापडा में, उनकी ये भी जिम्मेदारी थी कि जी इस लाइन लॉसेस कम करना। तो वो 6 साल में इतनी उन्होंने सख्ती की थी, कई लोगों ने पिटीशन की थी, लेकिन लाइन लॉसेस 2% कम हुए थे। इसी तरह बिजली का एक्ट जो है ये 2016 का ये भी है, जिसपे शायद 5 साल की सजा भी है और 5 लाख जुर्माना भी है। 10 साल की सजाएं हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। सर आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। जो आईपीपीएस के मुआहदे हुए हैं, जो पिछली गवर्नमेंट्स ने किए हैं, जो सियासी गवर्नमेंट्स ने किए हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, वो कितने डैमेजिंग हैं? और अगर वो मुआहदों की वजह से क्या आपको लगता है कि दूर नहीं सोचा गया, दूरस्थ नताइज का नहीं सोचा गया और आज वो नताइज अवाम भुगत रहे हैं? तो बड़ी बात होती है। सर आपके प्रोग्राम में बता देना चाहता हूँ मैं, जो हमने सीपेक के एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए हैं, ये कभी किसी ने बात की? मैंने तो इसकी तकरीबन 60 पेजेस की रिपोर्ट बनाई थी इस वक्त किसी क्लासिफाइड डिपार्टमेंट के लिए कि जी ये डेट ट्रैप होगा, पाकिस्तान यहाँ मर जाएगा। सीपेक के जितने प्रोजेक्ट लगाए हैं हमारे अजीज दोस्त ने, जो स्वीटर देन हनी, डीपर देन अटलांटिक ओशन, हायर देन माउंट एवरेस्ट है, ये हमारे लोग थे जिन्होंने महंगे दामों में वहां पे कोल के पावर प्लांट लिए, विंड के लिए, सोलर के लिए और हाइड्रो पावर के लिए। आप अंदाजा करें कि जो हमारे हाइड्रो पावर के पावर प्लांट सीपेक के प्रोग्राम के तहत लगे हैं, उसके मुकाबले में वही चाइना इथोपिया में लगा रहा है ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे। तो कसूर किसका है? कहाँ इथोपिया कितनी दूर है चाइना से, कहाँ हम तो उसके नेबर हैं। ये कसूर हमारा है। और एक बात जरा सब लोगों को पता चलनी चाहिए, ये जिन लोगों ने ये बातें की हैं वो हमारे में से ही है। ना तो नेतन्याहू यहाँ पे आया, ना मोदी, ना गुलबाशन। हमारे लोगों ने, हमारे वजीरों ने
यही काम किए हैं, नेगोशिएट किए हैं और वही आज तक तब से कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं। वक्त की कमी है अरशद साहब, अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जो अरशद साहब बात कर रहे हैं ये वो टेक्निकलिटीज़ हैं जो आम आवाम को शायद नहीं पता है या उनको इतना एजुकेट नहीं किया जाता है। अभी सिर्फ जब कीमत बढ़ गई है और आम आदमी सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ उस पर एहतजाज हो रहा है। जो पुराने पिछली गवर्नमेंट्स के जो कुछ मुआहदे हैं और महंगे दामों जो मुआहदे किए गए हैं, उनकी नाकामियों की वजह से, उन मुआहदों की वजह से अभी आवाम सफ़र कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। IMF की तरफ से जो बिजली के बिल हैं उसमें रिलीफ देने से इनकार कर दिया गया है। इमीडिएटली कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला मारिया जी। और ऐसे ही जबकि एक साथ में जो है 200 यूनिट तक बिलों की जो है वो की जा सकती हैं, किस्तें जो हैं वो 200 यूनिट तक हो सकती हैं। इस पर फैसलाबाद के शहरियों का क्या कहना है, उनका रद्द-ए-अमल भी अपनी आवाम को दिखा देते हैं। मुकम्मल तौर पे जनाब ये मना कर दिया है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे रिलीफ दिया आवाम को तो जनाब हम नेक्स्ट टाइम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो भाई जो कर्जा वो दिया है वो हमारे तक तो पहले पहुँचा ही नहीं है। अगर हमारे तक पहुँचता तो जनाबे वाला को हमें भी रिलीफ मिलता। अब आवाम रोडों के ऊपर निकली है तो 15 से 20 हज़ार एक मज़दूर की सैलरी है, अगर वो 200 यूनिट भी चलाए तो वो बिजली का बिल पे नहीं कर सकता। आप हालिया दिनों में देख रहे होंगे कितने एहतजाज हुए हैं और जितना बिल आ रहा है, एक शख्स के 2 पंखे चलते हैं या एक बल्ब चलता था उसको 30-30 40-40 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। जो किसी ये हमारे घर का भी 20,000 बिजली का बिल आ गया है। तो मेरे ख्याल में 2.5 से 3 मरले का मकान है। तो मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, अभी मेरी दिहाड़ी 600-700-800 से ज़्यादा नहीं है। गरीब आदमी 3 टाइम क्या 1 टाइम खा के सो रहा है, हमारा कौन ख्याल करेगा? ऐसा पाकिस्तान इन्होंने बना दिया कोई। सर जी आवाम महंगाई दे नाल मरन दई है। 200 यूनिट वाले ਨੂੰ अगर ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ किस्त ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ, ਅੱਧੀ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ, ਉਹ ਹੋਰ बेचारा मजबूर हो जाएगा। महंगाई ने पहले ही गरीब लोगों को जीना जो है वो महाल कर दिया है। ऊपर से बिजली की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने जो वो उनसे अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ जो हैं छीन ली। आयशा और मारिया, जहाँ पर हमें महंगाई का एक चैलेंज है, पूरी आवाम को मईशत का हमें एक बड़ा चैलेंज है, वहीं पर हमें टेररिज्म, दहशतगर्दी का भी सामना है। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान के लिए खतरा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के इस बयान पर अमरीका का रद्द अमल भी सामने आ गया है। अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान में कोई असलहा या फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा, ये उनकी जानिब से कहा गया है। जबकि काबुल एयरपोर्ट पर रह जाने वाला असलहा और आलात अफगान फोर्सेस के लिए थे। फौजी साजो सामान इनखला से बहुत पहले अफगान अफवाज के हवाले किया जा चुका था। अमरीकी असलहा अफगानिस्तान की फौज के हवाले करना मिशन का हिस्सा था। साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहा है। ये बयान उनकी जानिब से दिया गया। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। सदर बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। जॉन कर्बी की जानिब से ये बयान दिया गया और कहा गया कि कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान और भारत खुद बात करें। ये भी उनकी जानिब से एक, जिसको हम कह सकते हैं कि मशवरा दिया गया है जॉन कर्बी की जानिब से। उनकी जानिब से ये रद्द अमल सामने आया है। इसी हवाले से आपको ये भी बता देते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में हालात बेहतर नहीं हैं, मज़ीद ख़राब हुए हैं। अफ़गानिस्तान में हालात हमारी पॉलिसी से नहीं बल्कि इनखला की नाक़िस पॉलिसी के बायस ख़राब हुए हैं। नेटो इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं हैं, पूरे खित्ते के लिए मसला है। यानी कि ये मामला जो विड्रॉल ऑफ US फोर्सेस फ्राम अफ़गानिस्तान, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग नहीं है बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए ये बायस तशवीश बात है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं। Important, which has changed the entire landscape, the security landscape of this region is the leftover gadgets by US and its allies in Afghanistan, which has implications not just for Pakistan but for the whole region. And very reliable and authentic journalistic literature has been already produced on it. It's not just what Pakistan is saying, it's the literature has been published even in magazines like Foreign Policy and few others. But we do believe this is a challenge which probably was not well thought of. And this is a challenge which needs to be responded.
इसी यहाँ मामले पर मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सबसे पहले आपसे करना चाहूँगा, चंद रोज़ पहले निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवारुल हक काकड़, वो ये बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो हथियार छोड़े गए हैं अमरीका की जानिब से, वो इस खित्ते के लिए बाइस ख़तरा है, पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे रीजन के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और फिर ये खबर सामने आती कि चित्राल के अंदर जदीद असलहे से लेस दहशतगर्दों ने पाक फ़ौज की जो पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया। तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गान सरजमीन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अफ़गान दहशतगर्द जो हैं, जो स्पेशली अगर हम TTP की बात करें तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बेदरेक कर रहे हैं। कोई तालिबान जो इंटरम अबूरी गवर्नमेंट है उसकी अमलदारी नज़र नहीं आ रही। और ये लगातार जो उनकी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जारी है, ये इस बात की गमाज़ी करती है कि जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने में। और ये अब जंग हमें ख़ुद लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हमें ख़ुद मुस्तैद रहना होगा। और अपना जो लॉ इन्फोर्समेंट रिस्पॉन्स है, इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है और जो सिविलियन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको एक मरबूत निज़ाम में। राशिद वली, हमने देखा कि हमने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया, बड़ा ज़बरदस्त चौकस हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, 12 दहशतगर्द मारे गए। लेकिन तर्जुमान पाक फ़ौज का उसके बाद एक रिएक्शन सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तवक्को करते हैं कि मज़ीद अब ऐसा नहीं होगा। इससे पहले आपको याद होगा आर्मी चीफ़ ने भी ये कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर खुफिया ठिकाने मौजूद हैं, ये चीज़ भी कंसर्निंग है। क्यों अपनी उस ज़मीन को दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ रोकथाम के लिए वो कंट्रोल नहीं कर सकते? मुकम्मल नाकामी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। इसका हल क्या समझते हैं, क्या हल इसका फिर होगा? ये उसके लिए हमें पूरा इसका जो सिक्योरिटी मोज़ाइक है अफ़गानिस्तान का और उसके साथ जुड़ा हुआ जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसका पूरा एकोसिस्टम समझने की ज़रूरत है। अफ़गान जो सरजमीन है वो 20 साल से ज़्यादा एक जंग की कैफियत में रही है और उसके बाद जब अफ़गान अबूरी हुकूमत को इसका कंट्रोल मिला तो वो इसमें मुकम्मल अमलदारी कायम करने में नाकाम हुए हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो वो उनके पास उस किस्म की क़ुव्वत नहीं है जिसको वो दावा करते थे। दो, उन्होंने पूरी अफ़गान सरजमीन पे एक निज़ाम तो कायम कर दिया है बट उसमें काफ़ी एरियाज़ हैं जो कि अनगवर्नड स्पेसेस हैं। उसमें ISKP है, IMU है, इसमें ETIM है, अलकायदा की प्रेजेंस वहाँ पे है और TTP, ये जो उनके साथ मिलके इन्होंने अमेरिका के साथ जंग लड़ी, अब वो उसको अपना एक नज़रियाती भाई समझते हैं। मगर हमें ये भी पता है कि तालिबान हुकूमत के जो नज़रियाती लीडर हैं, रहबर हैं, वो मुल्ला अखुंज़ादा हिब्तुल्ला, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियर है कि क्रॉस बॉर्डर जो कोई भी मूवमेंट है वो जिहाद नहीं तस्वुर होगा बल्कि उनका जनाजा भी जायज़ नहीं होगा। तो वो तो अपने तय कोशिश कर रहे हैं मगर इससे कहीं ज़्यादा करने की उनको ज़रूरत है। और हमारे इंगेजमेंट चैनल्स जो हैं, जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लेवल पे हैं, राइट, उनको ज़्यादा उनके साथ पिछले दिनों भी काफ़ी फ़हाल रहे हैं वो रवाबित और कुछ उनमें से पॉजिटिव रिस्पांस हमेशा आता है। मगर जब ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उस पर हम देखते हैं कि बहुत से गैप्स हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है कि चित्राल पे हमला हुआ, उसके बाद तुरखम पे को कशीदगी हुई, बिल्कुल ये रिएक्शन है उनका जो मेजर्स ले रहे हैं अपनी बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए। एंटी स्मगलिंग जो एक कैंपेन चली है और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो करेंसी का आउटफ्लो है वो अफगानिस्तान की तरफ ना हो। राशिद वली, लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि हथियार अमेरिका ने यहाँ पर छोड़े हैं, अमेरिका का इस पर रिएक्शन सामने आता है। अमेरिका कहता है कि ये साजो सामान, जंगी साजो सामान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने छोड़ा है। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस अहम मामले पर? देखें, ये रेड हेरिंग्स हैं जो हमें डाइग्रेस कर देती है मेन टॉपिक से। अफगान सरजमीन पे असलहा
पहले भी था, अमेरिकन भी बहुत छोड़ के गए हैं, ये उनकी भी कोताही है, मगर कता नज़र उस चीज़ की अगर वो ना भी छोड़ के जाते तो उधर ऑर्गेनाइज क्राइम, नार्को ट्रैफिकिंग और इतने ज़राए हैं कि उससे वो असला कर सकते थे। असल इशू ये है कि वहाँ से ऐसे ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्यों ऑपरेट कर रहे हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। राइट। तो वो उसके लिए हमें बॉर्डर्स को, अपना मैनेजमेंट को ठीक करना होगा, अंदर अपना रिस्पॉन्स स्टिफन करना होगा और अफगान गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअली आउटसाइड द मीडिया ग्लेयर हमें रवाबत मजबूत करने। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेरी राइट अंडरस्टैंड मामले पर ठोस इकदाम लेने होंगे, ख़ास तौर पर अबूरी अफ़गान हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी होगी कि उनकी ज़मीन किसी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ डेफिनेटली हम ये बात चाहते हैं कि वो इस्तेमाल ना करें, और इस पर कई बार हुकाम बाला ने, अफवाज पाकिस्तान ने इस पर मुतालबा भी किया। नाज़रीन आगाह करें कि कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के मुलजिम सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मावनीन मुकर्रर कर दी हैं। वजारत इंसानी हकूक़ के जरिए फेडरेशन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अदालत ने शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त रिट पिटिशन में तब्दील कर दी है। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के मुलजिम सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मावनीन मुकर्रर कर दी हैं। वजारत इंसानी हकूक़ के जरिए फेडरेशन को नोटिस जारी कर दिया है। तो नाज़रीन, बिजली बिलों पर रिलीफ IMF से कब कब राब्ते हुए, इस पर एक हिस्ट्री है जो कि आपसे शेयर करेंगे। इसके 27 अगस्त बिजली बिलों पर अवाम बिलबिलाए तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास बुलाया, फैसला न हुआ। इसी के बाद 29 अगस्त निगरान विफाकी काबीना का इजलास हुआ, 400 यूनिट तक बिल एक साथ में लेने का फैसला हुआ, रियायत IMF से मशरूत की गई। इसके बाद हमने देखा कि 30 अगस्त को हुकूमत ने IMF से प्लान शेयर किया, रिलीफ की शक्ल में 6.5 अरब की सब्सिडी का बताया। IMF ने सब्सिडी टैक्स से मशरूत करके तहरीरी प्लान मांग लिया। उसके बाद 3 सितंबर IMF से हुकूमत ने दोबारा राब्ता किया, 300 यूनिट बिल पर 3000 रुपये कमी का प्लान शेयर किया गया। IMF ने प्लान मुस्तरद कर दिया, हुकूमत ने नई तजावीज़ दी। इसके बाद 7 सितंबर को IMF ने 200 यूनिट तक सार्फिन को बिल एक साथ में वसूल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। फिर हमने देखा इसी हवाले से कि जो हिस्ट्री है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, बिलों पर रिलीफ हुकूमती इकदाम कब क्या हुआ, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि 7 सितंबर 2023 को 200 यूनिट तक रिलीफ पर रजामंदी जो है हमने देखी कि वो सामने आई है। हिस्ट्री है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि कब क्या हुआ, उस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि बिजली बिलों पर रिलीफ IMF से कब जो है राब्ते हुए, उस हवाले से आपको बता रहे हैं कि 27 अगस्त को बिजली बिलों पर आवाम बिलबिलाए तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास बुलाया, लेकिन इस पर फैसला ना हो सका। 29 अगस्त को निगरान विफाकी काबीना का इजलास भी सामने आया। एक और अहम खबर से आपको अपडेट कर दें कि लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक अहम शख्सियत समेत 330 बिजली चोर पकड़ लिए गए हैं। साबिक रुकने कौमी असम्बली महर सईद जफर बिजली चोरी में मुलव्विस निकले हैं। साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल राना अयूब को 1096 यूनिट्स चार्ज किए गए। साबिक वाइस चेयरमैन PMLN अल्लाह तवक्कल को 5156 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा तारिक जावेद को 4753 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। यह अहम मामला है, जहां पर इतने क्रैकडाउन किए जा रहे हैं वहां पर एक और अहम क्रैकडाउन किया गया है, ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें तर्जुमान लेस्को की जानिब से एदाद शुमार जारी किए गए हैं कि अहम शख्सियात इसमें मुलव्विस पाई गई हैं। 330 बिजली यूनिट जो हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा साबिक रुकने कौमी असम्बली महर सईद जफर पड़ियार बिजली चोरी में मुलव्विस निकले हैं। साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल राना अयूब को 1096 यूनिट्स चार्ज किए गए। साबिक वाइस चेयरमैन PMLN अल्लाह तवक्कल को 5156 यूनिट्स चार्ज किए गए। तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा तारिक जावेद को 4753 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। अहम शख्सियात समेत 330 बिजली साबिक रुकने कौमी असम्बली महर सईद जफर बिजली चोरी में मुलव्विस निकले हैं। साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल राना अयूब भी इसमें मुलव्विस निकले हैं। आपको इस अहम मामले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि एक और ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा PNN, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। चौधरी अशरफ, क्या तफसीलात हैं? जी, एक तरफ तो बिजली के भारी बिलों से पहले ही लोग परेशान थे, दूसरी जानब लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है और बड़ी तादाद में लोगों को इस हवाले से पकड़ा भी जा रहा है और FIR 130 के करीब FIR दर्ज की गई है और 11 अफराद को
मौका से गिरफ्तार भी किया गया है। अभी तक पौने 4 करोड़ रुपए की रिकवरी इन लोगों से कर ली गई है, जिन्होंने मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी कर रहे थे। किसी ने अपना मीटर टेम्पर किया हुआ था, किसी ने कुछ अहम शख्सियात में मैं बताऊंगा 330 जो मुल्जमान हैं उनसे 4 करोड़ 74 लाख 27,301 रुपए की रिकवरी की गई है। और इनमें अगर बात करूं तो ग्रीन कैप सोसाइटी से 7,194 यूनिट चार्ज किए गए हैं, जिनसे 3 करोड़ 59 लाख 71,150 रुपए चार्ज भी किए गए हैं। जी, इसी तरह मजीद भी लेस्को ने रीजन में ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल चौधरी यूसुफ, जहाँ पर आवाम परेशान है बिजली के बिलों से, वहीं पर ये ग्रैंड ऑपरेशन किया जाना यकीनी तौर पर एक खुशाइन चीज़ है। ये बताइएगा कि ये जो लोग इसमें मुलव्विस पाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी, इस वक्त तक 130 मुकदमा दर्ज हुए हैं और उनको बिजली चोर जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें से अभी तक सिर्फ 11 अफराद की गिरफ्तारी हुई है और मजीद अफराद को जो मुलव्वस पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए मुकामी पुलिस से राब्ता किया गया है, ताकि जल्द से जल्द इन अफराद को भी गिरफ्तार करके जो भारी बिजली। ठीक है चौधरी अशरफ, आपने अहम तफसीलात से हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक और अहम मामला है जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया ही इसका सामना कर रही है और इसकी लपेट में आ चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज़ में भी गेस्ट मौजूद हैं। चौधरी असलम साहब, डीजी मेटे। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, ज़रा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मामला क्या है। मामला ये है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है, वहीं इसके असरात कम हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में मौसमियाती तब्दीली ने क़यामत बर्पा कर रखी है। मौसमियाती तब्दीली की अहम वजह जंगलात का कम होना और सनतों का ज़्यादा होना है। क़ुतबी इलाकों में बाहर पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो सैलाब की वजह भी बनते हैं, जो सैलाब की बड़ी वजह बनते हैं। जर्मन वॉच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में से एक है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज दर्जा हरारत बढ़ने की एक बड़ी वजह है और इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में 8वें नंबर पर है। बड़े ममालिक हों, छोटे ममालिक हों, तरक्की याफ्ता ममालिक हो या फिर तरक्की पजीर ममालिक हों, सब मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो खित्ता इससे मुतासर हो रहा है उसमें एशिया में पाकिस्तान और भारत सबसे ज़्यादा इस पर मुतासर हो रहा है। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, हमारी आने वाली नस्लें से सबसे ज़्यादा मुतासर होंगी कि उनके लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। और अभी तक हम लोग बिजली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक तो ये बताइएगा कि कितना ये ख़तरनाक है और इसको डील करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल जैसे ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में एक जो इशू बना हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जैसे चाइना और इंडिया वगैरह, इनका शेयर सबसे ज़्यादा है, लेकिन शेयर पाकिस्तान का बहुत कम है। लेकिन ये जो सर्कुलेशन होती है पूरी वर्ल्ड में, ये नहीं होता कि इस खित्ते में जो है उसकी मकदार कम कार्बन की एयर में जा रही है। ये तो सर्कुलेशन होती है पूरी ग्लोब की। विंड जो होती है वो पूरी ग्लोब में घूम रही होती हैं। तो आपने पिछले साल देखा कि पाकिस्तान जो है, वहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए। इसी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। पिछले साल उन इलाकों में फ़्लड की सिचुएशन थी जैसे सिंध और बलूचिस्तान में, यहाँ पे मानसून की बारिशें होती नहीं, अगर होती हैं तो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। पिछले साल हीट वेव का फिनोमेना हमने देखा, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सारा हो रहा है, पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आने वाले जैसे COP एक कॉन्फ्रेंस होती है पूरी दुनिया की, उसमें ये डिसीजन हुआ था कि जो कार्बन की मकदार है सारे जो हेड्स हैं पूरे कंट्रीज़ के, पूरे ग्लोब के, कि इसको कम से कम हमने रखना है एटमॉस्फेयर में जाने से। चौधरी साहब, जब सैलाब आया तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब इन्होंने जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात की और बहुत से ममालिक का दौरा करके ये बताया कि कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा और इवन हर साल यही डर लगा रहता है कि इस साल भी सैलाब आ सकता है। जिन इलाकों में सैलाब आया था उनका शेयर सबसे कम है ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र वो करते हैं। अभी पाकिस्तान को जैसे इस साल भी ख़तरा था,
था भारत पानी छोड़ देता है, नेक्स्ट ईयर भी इस तरह के खतरात बने रहते हैं। बिलियन ट्री सुनामी जो मंसूबा था उस पर बात की जाती रही, लेकिन उसके कहीं नताइज हमें नज़र नहीं आए, जो दरख्त लगे उसके कोई असरात नज़र नहीं आए हैं। तो हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो ट्रीज़ जो है ये तो सबसे चीपेस्ट वे है। ये हर, जैसे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है कोई 24 करोड़ के लगभग है, अगर हर फर्द इसमें एक ट्री प्लांट करे और उसको फिर ग्रो अप करे तो ये तो सबसे चीपेस्ट है। वैसे ये जो पिछले साल जो, उसकी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, पिछले साल जो फ्लड्स जो पाकिस्तान ने फेस किए हैं वो एक फिनोमेना था जो इस वक्त इस साल रिप्लेस हो गया था दूसरे फिनोमेना से। महकमा मौसमियात ने पिछले साल जो प्रेडिक्शन की थी जून के फर्स्ट वीक में, उसमें बहुत ज़्यादा बारिशों की प्रेडिक्शन, इस साल जो जून में की थी उसमें कहा गया था मामूल या मामूल से कम बारिशें होंगी। तो इस साल उसी के मुताबिक बारिशें हो रही हैं। जैसे आपने कहा कि वो इंडिया की तरफ से पानी आएगा, पानी वो उस वक्त छोड़ते हैं जब उनके डैम्स फिल हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं छोड़ते। उनके अपने बहुत ज़्यादा देहात, इस वक्त दरिया सतलुज में जो पानी छोड़ा गया उनके अपने देहात बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ। तो जब उनके डैम भरेंगे तो फिर पानी वो छोड़ेंगे। सही। अच्छा, इस पर ये भी बात कर लेते हैं कि जो मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं वो पाकिस्तान उससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है और पाकिस्तान में नज़र भी आ रहे हैं। अगर हम रवां साल की बात करें तो रवां साल अगस्त गुज़श्ता 63 ईयर्स में पाकिस्तान का जो दूसरा खुश्क तरीन महीना रहा है, हम अगस्त की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा 60 से 63 सालों में नहीं हुआ जो इस साल हुआ है। अगस्त सबसे ज़्यादा खुश्क तरीन रहा है, 66% कम बारिशें हुई हैं। इस पर कुछ हकाइक देखते हैं, फिर इससे चौधरी असलम साहब की राय लेते हैं। पूरी दुनिया को जहां मौसमियाती तब्दीली का सामना है, वहीं पाकिस्तान में भी उसके असरात नुमायां हो रहे हैं। रवां साल अगस्त गुज़िश्ता 63 बरसों में पाकिस्तान का दूसरा खुश्क तरीन महीना रहा। महकमा मौसमियात ने अगस्त का मौसमियाती जायजा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अगस्त में मामूल से 66% कम बारिशें हुई। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान में अगस्त का महीना खुश्क तरीन रहा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगस्त दूसरा खुश्क तरीन माह रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगस्त में मुल्क का औसतन दर्जा हरारत मामूल से 0.19 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहा। अगस्त में मुल्क का औसतन दर्जा हरारत 30.44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। पाकिस्तान दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब साथ ही मौजूद है, उनसे ही पूछ रहे थे कि अगस्त का महीना आखिर इतना खुश्क क्यों रहा है। चौधरी साहब, क्या वजूहत है इसके पीछे? देखिए, एक्चुअली जो मानसून होता है इसमें 2 पीक मंथ होते हैं, जिसमें जुलाई और अगस्त। लेकिन इस साल मैंने कहा कि एक फिनोमेना चेंज हुआ था। पिछले साल ला नीना, उनको हम उसको ज़ुबान में कहते हैं, वो जो दुनिया के सारे वेदर जो पैसिफिक ओशन जो चिली के पास है वहाँ से सारे वेदर्स कंट्रोल हो रहे हैं। अगर वहाँ पे पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से तो पूरी दुनिया के वेदर तब्दील हो जाते हैं। जो पिछले साल का फिनोमेना था वो इस वक्त चेंज हुआ। जब वो फिनोमेना होता है तो इस पूरे खित्ते में, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें बारिशें कम होती हैं। तो ये फिनोमेना प्रिवेल कर रहा है, अभी स्टिल इस साल तक रहे, तो इसी की वजह से बारिशें जो कम हुई हैं अगस्त में। और अगस्त में जो नॉर्मल रेंज जैसे अभी दिखाया गया कि कम हुई हैं, तो ये जो महकमा मौसमियात के पास 1960 से डाटा मौजूद है, उसके लिहाज से जो -66% बारिशें और सेकंड ड्राइएस्ट जो सीज़न कहा गया को 93 में जो था फर्स्ट था जो उसमें ड्राइएस्ट सीज़न था। तो इस तरह बारिशें अभी सितंबर में जो हमारा मानसून होता है वो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक ये 63 ईयर्स के बाद हुआ है कि अगस्त का महीना खुश्क तरीन रहा है। कभी ये भी होता है कि मानसून में बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और कुछ महीनों में बिल्कुल बारिशें नहीं होती। ये भी ग्लोबल वार्मिंग की ही एक रीज़न है, उसके इफ़ेक्ट्स हैं। चौधरी साहब, इससे मुतासर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा मुतासर? देखिए, जैसे बारिश पे ये मानसून ये तो एक ब्लेसिंग है जो पाकिस्तान को एक ये मानसून की शक्ल में है। तो इस पे सबसे ज़्यादा तो अगर हम इन 2 माह में पानी को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हमारे पास अगर रेजरवायर ज़्यादा हो तो उससे हम फ्लड्स से बच सकते हैं। जैसे इस साल हमने देखा कि जैसे दरिया सतलज में ये पूरे बहावल नगर तक कसूर से शुरू हो गए, पूरा इलाका जो है इसमें सारी फसलें तबाह हो गई। तो सबसे पहले तो हमें ये पानी का देखना चाहिए कि हमें किस तरह स्टोरेज इसको करनी है कि आगे जो है ये तबाही से बच सकें। दूसरे, जब ये ज़्यादा पानी और बारिशें ज़्यादा होती हैं, पानी खड़ा होता है, तो इसमें मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह भी बढ़ने का ख़तरा होता है। जैसे आजकल डेंगू लाहौर में जब पंजाब में कर रहा है, तो ये
इन चीज़ों का भी इसमें जो जैसे ज़्यादा बारिशें होती हैं ये भी खतरात होते हैं। जहाँ जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे कोई पानी जमा हो जाए, फ्लैश फ्लडिंग जैसे जहाँ लाहौर में अर्बन फ्लडिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इस तरह इसके साथ सर ग्लोबल वार्मिंग से आने वाले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा जो मेजर खतरात हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो क्या हो सकते हैं इस खित्ते को और स्पेसिफिकली पाकिस्तान को? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, अब भी इसमें जो रिसर्चेज हो रही हैं उसमें यह है कि किसी भी फिनोमेना की जैसे हीट वेव है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे बारिशें होंगी तो बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। जैसे लाहौर की अगर मैं एग्जांपल दें फॉर एग्जांपल, लाहौर की जो एवरेज पूरे माह की रेन है वो 200 मिलीमीटर है अगस्त की, वो अगर 2 दिन में हो जाएगी तो यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। यानी बहुत जो एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना और फिर कुछ महीने बिल्कुल खुश्क गुजर जाना, ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंजिंग्स की वजह से इस पूरे खत्ते को इसका सामना करना पड़ा, ना सिर्फ पाकिस्तान को। अगर हम हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो भारत भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। आगे बढ़े और एक और अहम खबर से आपको अपडेट करते हैं कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना है कि पाकिस्तान बाकायदा निज़ाम के तहत नहीं चल रहा, निगरान हुकूमत का तसव्वुर पूरी दुनिया में नहीं है, मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम इससे पैदा होगा, ये भी उन्होंने कहा है। और मज़ीद कहा कि सानिया बाजोड़ में हमारे 73 कारकुनान जाँ बहक हुए हैं, इन हालात में शायद इंतखाबी मुहिम में नहीं चला सकूँगा। मौलाना फजल रहमान ने ये गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, सियासी अदम इस्तेहकाम का इशारा दिया था। उनके सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि इन हालात में मैं इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकूँगा। पाकिस्तान बाकायदा निज़ाम के तहत नहीं चल रहा, एक सिस्टम के तहत नहीं चल रहा, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत का तसव्वुर पूरी दुनिया में नहीं है और हमारे यहाँ निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की बातें भी की जा रही हैं। ये भी कहा कि पहले ही कहा था कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। जी हाँ, मुल्क की सूरत हाल पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का सीनियर सहाफ़ियों से ये गुफ्तगू हुई है और जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान बाकायदा निज़ाम के तहत नहीं चल रहा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। उनका कहना था कि मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। निगरान हुकूमत के तसव्वुर के हवाले से गुफ्तगू की गई और कहा गया कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। पहले ही कहा था सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। सानिया बाजोड़ में हमारे 73 कारकुन जाँ बहक हुए हैं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया, इन हालात में शायद इंतखाबी मुहिम ना चला सके, पाकिस्तान बाकायदा निज़ाम के तहत नहीं चल रहा है। ये उनकी जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा गया है। जहाँ पर हम बात की कर रहे हैं, जिस तरह के मौलाना फजल रहमान भी बात कर रहे हैं कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, वहीं पर एक और बहरान के हवाले से आपको बता दें कि नाजुक सूरत हाल इतनी है कि पेट्रोल अब मज़ीद महंगा होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल पर 3 रुपये 50 पैसे मार्जिन बढ़ाया दिया। अब 15 सितंबर से पेट्रोल और डीज़ल मज़ीद 3 रुपये 5 पैसे महंगा होने का इम्कान है। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 1 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर हो जाने का इम्कान होगा। जी हाँ, साथ ही साथ मार्जिन में 15 सितंबर से हर 15 दिन बाद 41 पैसे फ़ी लीटर की 4 अक़सात में इजाफा किया जाएगा। ECC ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 1 रुपये 87 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो पेट्रोल मज़ीद महंगा होने का इम्कान है और यकीनन इससे अब सार्फिन जो हैं वो सीखपा भी होंगे और इसको ख़ास पसंद नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, और जब पेट्रोल महंगा होता है उससे हर तबका मुतासर होता है। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं और हर जो भी चीज़ें गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इस वक्त महंगाई है, महंगाई का राज बरकरार है। पेट्रोल की बात करें तो वो महंगा है, बिजली की बात करें वो महंगी है, चीनी की बात हम कर लेते हैं जो कि इस वक्त लोगों को वो भी महंगी मिल रही है। दीगर शहरों में जो चीनी का रेट है वो कुछ दिन पहले तक 230 रुपये था और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि चीनी का रेट कम हो रहा है। ये भी खबर सामने आई है कि कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो चीनी स्मगल की जा रही थी उसकी स्मगलिंग को रोका गया है और चीनी की बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। वो खेप को पकड़ने के बाद ही अब ये है कि जो चीनी माफिया है उनको थोड़ा सा लगाम डला है और चीनी की कीमत अब इस वक्त 180 रुपये किलो के लगभग मिल रही है दीगर शहरों में। दीगर शहरों में जो चीनी की कीमत है वो आपको बताएं तो चीनी सस्ती होने के बरक्स शहर इक़्तिदार में चीनी महंगे दामों ताहाल फ़रोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 146 रुपये है जबकि आम मार्केट में 190 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। रेट फॉलो किए जा रहे हैं
हम देख रहे हैं कि हर दुकानदार जो तबका है वो अपनी मर्ज़ी के रेट बता रहे हैं इस हवाले से। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मुर्तज़ा इस्लामाबाद से। अली मुर्तज़ा, बताइएगा क्या रेट हैं चीनियों के और क्या इस पर कोई चेक एंड बैलेंस भी है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी महंगाई का राज बरकरार है। अगर चीनी के हवाले से बात की जाए तो चीनी की जो कीमत है वो आज भी वही है जो पिछले एक हफ्ते से चलती आ रही थी। आज भी चीनी की जो कीमत है वो 180-190 फ़ी किलो जो कि इस वक्त आम मार्केट में इसकी जो कीमत है वो फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक यूटिलिटी स्टोर में। यहाँ पर भी अगर चीनी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर भी चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है वो 147-146 तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है। आम शहरियों से जब हमने गुफ्तगू की तो उनका यही कहना है कि दीगर शहरों में चीनी की जो कीमत है वो कम हुई है, लेकिन लिहाजा यहाँ पर शहर इक़्तिदार में चीनी की वही पुराने रेट जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। दीगर मार्केट की तरह यूटिलिटी स्टोर में भी कभी कोई वाकई जो है वो कमी नहीं हुई है। जी, दीगर खबरों में शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो बड़ी बैठक के बाद कराची में बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। पानी चोर माफिया का नेटवर्क तोड़ने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का वाटर कॉर्पोरेशन से राब्ता, गैर कानूनी हाइड्रेंट और पानी चोर माफिया का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वाटर कॉर्पोरेशन ने पानी चोरी का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया है। ज़राए का ये बताना है कि शहर में 150 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक अब तक 50 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और कनेक्शन ख़त्म किए हैं। आपको इस अहम खबर से अपडेट करें। पानी चोर माफिया का नेटवर्क तोड़ने की मनसूबाबंदी, ग्रैंड ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। और एक और अहम ये फैसला, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी चोर माफिया का रिकॉर्ड अब तलब कर लिया गया है। शहर में 150 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं। ज़राए का ऐसा बताना है। बड़ी बैठक के बाद कराची में बड़े ऑपरेशन की बड़ी तैयारी कर ली गई है। पानी चोर माफिया का नेटवर्क तोड़ने की मनसूबाबंदी की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने की मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो एक बड़ी बैठक लगी जिसमें जो है वो आला हुकाम से जो है वो ताजिर बरादरी और बिजनेस कम्युनिटी ने जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कुछ चीज़ों की निशानदेही की थी, जिसमें से एक जो है वो शहर में पानी चोरी माफिया का नेटवर्क है और इस हवाले से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो फौरी तौर पर हिदायत दी गई थी कि इसके खिलाफ जो है मौसर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। क्योंकि जब वाटर बोर्ड हुकाम से और बल्दिया उस्मा कराची से मालूमात हासिल की गई तो उन्होंने नुक्स अमन का खतरा बता के मज़ामत का सामना करना पड़ता है। इस माफिया के खिलाफ जब एक्शन किया जाता है तो फौरी तौर पर जो है वो कानून नाफिज करने वालों को हिदायत दी गई। इस हवाले से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम से जो है वो राब्ता किया है और फौरी तौर पर गैर कानूनी पानी की फरोख्त और हाइड्रेंट्स माफिया के खिलाफ जो लिस्टें हैं उनको मांगा गया है कि फौरी तौर पर मुरतब रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए, जिसके बाद वाटर बोर्ड में ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद और हमें बता रहे थे इस ऑपरेशन के हवाले से कि क्या तैयारियां की गई हैं। हुकूमत की चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के इक़दामात काम कर गए हैं, उसके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में चीनी की कीमत में कमी आना शुरू हो गई है। बिल्कुल, जहां क्रैकडाउन के फैसले किए जा रहे हैं वहीं पे एक और अहम मामला कि गुज़िश्ता 48 घंटों में चीनी की कीमत में 14 रुपये कमी हो चुकी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर रहमान से। जी गौहर, ये बताएं कि ताज़ा तरीन क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे थे वो तमाम इक़दामात काम करने लगे हैं और मुल्तान में चीनी की कीमत में बड़ी कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान चीनी की कीमत में 14 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कमी आई है। 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने वाली चीनी अब मुल्तान की मार्केट में 176 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। शहरी जो हैं वो इस बात पर खुश भी दिखाई दे रहे हैं कि चीनी की कीमतें कंट्रोल होने लगी हैं। शहरी हमारे साथ मुझे तो ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे? चीनी के हवाले से थोड़े से गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं ये आलमोस्ट 200 पे चली गई थी सराउंडिंग में, तो हम तो बड़ा ढूंढ के आते थे कहीं सस्ता मुनासिब मिल जाए। यहाँ पहले भी कुछ मुनासिब थी लेकिन अब रीज़नेबल कमी आई है, तो ओवरऑल मार्केट में कोई 10 से 15 रुपए का डिफरेंस आया है। जी बिल्कुल, देखिए हमने शहरियों की राय ली है, उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से चीनी के हवाले से जो इक़दामात लिए गए हैं वो काबिल सताइश है, जिसके बायस जो चीनी की कीमत है
वो कम होने लगी। इसी तरह से अगर दीगर ज़रूरी अशिया जिनमें दाल है, आटा है, उनके हवाले से, उनकी स्मगलिंग को रोकने के हवाले से और उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम लिए जाए तो शहरियों को जो होशरुबा जो महंगाई है उसमें रिलीफ मिल सकता है। जी। चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ सरकारी इदारे सरगर्म होने के बायस होलसेल मार्केट में चीनी का 50 किलो वाला बैग 200 रुपये सस्ता हो चुका है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से एहतशामुल हक से। एहतशामुल हक, हक़ाइक़ क्या हैं, उससे आगाह करें। फैसलाबाद में भी चीनी की कीमत 8800 रुपये थी, जिसमें 200 रुपये बोरी के पीछे कमी आई है। 50 किलो की जो थैला होता है उसमें 200 रुपये की कमी आई है। और अब जो चीनी की कीमत है होलसेल मार्केट में वो 8600 रुपये है, 8600 रुपये है। जबकि जो करियाने की दुकान थी, वो करियाने की दुकान पर जो कीमत थी चीनी की वो कीमत 190 से 200 रुपये थी। और अभी तक उसमें कोई कमी नहीं आई है। अभी तक जो चीनी की कीमत है वो 190 से 200 रुपये है। हर एक का अपना अपना रेट है, अपनी मर्ज़ी का रेट लगाया जा रहा है। जो जितने भी करियाने की दुकानें हैं, जितने भी जो लोकल मोहल्लों में दुकानें होती हैं, जो स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर यही है कि जो सस्ती देगा वो 190 रुपये में चीनी किलो दे रहा है, जो महंगी दे रहा है वो 200 रुपये में किलो दे रहा है। और इनको चेक करने वाला भी कोई नहीं है। जबकि होलसेल मार्केट का रेट जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता भी है, कम भी होता है। जैसे कि पहले 8800 तक रेट चला गया था और अब वापस कम होकर 200 रुपये जो थैले का रेट कम हुआ है और अब 8600 रुपये मार्केट में रेट है। जी, यानी चीनी की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। गुजरांवाला का रुख करते हैं, वहाँ से भी अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह से चीनी का रेट कम हुआ है। जो इक़दाम करी है निगरान गवर्नमेंट, उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। गुजरांवाला का रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे हाफिज़ शहजाद रफ़ीक हमें ज्वाइन करें। हाफिज़, बताइएगा इस गुजरांवाला में किस रेट पर चीनी दस्तियाब है? क्रैकडाउन के बाद गुजरांवाला की होलसेल मार्केट में एक दिन में 2 बार रेट जो है वो चीनी का कम हुआ है। अभी जो कल रेट 8800 रुपये का 50 किलो का तोड़ा था, आज 200 रुपये कमी के साथ 8600 रुपये का तोड़ा हो गया। और इसी तरह जो चीनी की कीमत है वो भी 172 रुपये फ़ी किलो जो है वो गुजरांवाला की होलसेल मार्केट में मिल रही है। यहाँ पर एक चीनी के दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप होलसेलर हैं, अभी कोई मज़ीद इम्कान है कमी का? जी सर, इंशाल्लाह जो हुकूमत ने एक्शन लिया है इसके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, तकरीबन 400 रुपये बोरी का। इससे भी कम जो है ना वो होगी। तो जो दूसरे परचून में बेच रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी के साथ बेच रहे हैं, कोई 200 कोई 190, तो वो उनसे एक्शन गवर्नमेंट करेगी तो फिर पता चलेगा ना वो ज़्यादती कर रहे हैं। देखें, ये चीनी के होलसेलर हैं और इनका ये कहना है शहरियों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद चीनी की कीमत में कमी आएगी। लेकिन जो परचून दुकानदार हैं शहर भर में, वो आज भी 190 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकारी निरखों पर चीनी की दस्तयाबी को मुमकिन बनाना उनका काम है। वहाँ पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को एक्शन करना चाहिए ताकि रिलीफ जो है वो आम आदमी तक भी पहुँच सके। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आपने सूरत हाल जानी। नाज़रीन, महंगी चीनी ने चाय का मज़ा फीका कर दिया। कराची में चाय के छोटे बड़े कप की कीमत में 20 से 30 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। चाय महंगी होने से चाय के शौकीन परेशान हैं। चीनी महंगी होते ही कराची के चाय खानों ने चाय की प्याली भी महंगी कर दी। होटल मालिकान का कहना है महंगाई उनको भी मुतासिर कर रही है। चीनी और चाय की पत्ती महंगी होने से चाय के दाम बढ़ाना पड़े। चीनी महंगी है, दूध महंगा है, गैस महंगा है, सब कुछ महंगा है। इसलिए जो है ना चाय 50 का हो गया कट। ये जो चीज़ें महंगा होता जाएगा तो जाहिर सी बात है चीज़ भी महंगी होते जाएगी। चीनी की कीमत बढ़ने से चाय के शौकीन परेशानी का शिकार हो गए। उनका कहना है कि पहले 30 से 40 रुपए तक छोटा और 50 से 60 रुपए तक फुल कप चाय मिल जाती थी, अब वो भी पहुंच से दूर हो गई है। चाय पहले 40 की थी, अब 50 की हो गई। असर कुछ नहीं होता, जो महंगा हो गया वो महंगा हो गया। शहरियों का कहना था कि लगता है महंगाई खाने पीने की दूसरी चीजों की तरह अब चाय का शौक भी खत्म कर देगी। दाता गंजबख्श के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में मुल्क भर से ज़ायरीन हज़रत अली बिन उस्मान हजबेरी के उर्स पर हाजिरी के लिए आ रहे हैं। जगह जगह लंगर और न्याज तकसीम की जा रही है। 3 रोज़ा उर्स का ये आखिरी रोज़ है जो आज शाम को अख्ताम पजीर होगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दादा साहब के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज चूँकि तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ जो है ये 3 रोज़ा उर्स की आज इख्तितामी तकारीब होगी और आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो दादा साहब आ रही है। अगर फिर आपको कैमरा दिखा सके
तो ताहद निगाह यहाँ पर ज़ायरीन जो है उनकी आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जो दादा साहब के गिरदोनवा जितने एतराफ़ में सड़कें हैं तमाम रोड्स बंद कर दी गई हैं। बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो है यहाँ पर आ रहे हैं। आज आखिरी रोज़ है। आज पाकिस्तान के सदर आरफ अलवी साहब वो भी यहाँ पर आए थे और आकर जो है यहाँ पर दरबार पर ना सिर्फ उन्होंने चादर चढ़ाई बल्कि फातिहा ख्वानी भी की थी और बड़ी तादाद में लोग जो हैं ज़ायरीन जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। आज शाम को इस दादा साहब की 3 रोज़ा तकरीबात का जो है वो अख्ताम किया जाएगा और आखिर में दुआया तकारीब का अख्ताम किया जाएगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो शामिल होगी। इसके साथ साथ जगह जगह पर आज लंगर और न्याज का भी एहतमाम यहाँ पर किया गया है जिसपे ज़ायरीन जो है वो आने वाले महसूस हो रहे हैं और बड़ी तादाद में ज़ायरीन की तादाद जो है यहाँ पर आती जा रही है और शाम तक ये तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव से फिर वक्त इतना है।